चलिए हम लोग एक नया टॉपिक चालू करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो क्वेश्चन आते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। 2 ही 4 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इससे क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा टिपिकल पूछे नहीं जाते। एक तो इसका बेस पूछा जाता है, भाई इसका बेसिस क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। दूसरा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की आपको वो आ सकती है परिभाषा। तीसरा ये आ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली ये टेक्निक किसने डेवलप करी है, एलेक्स जेफरी ने डेवलप करी। इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करी है, लालजी कश्यप और डॉक्टर वीके कश्यप और लालजी सिंह। वीके कश्यप एंड लालजी सिंह, वीके कश्यप एंड लालजी सिंह इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले। और फिर ये पूछा जाता है कि VNTR क्या है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट या रिपीटेटिव डीएनए क्या है, ये पूछा जाता है। या आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने इसमें टारगेट किसको करना है, मिनी सैटेलाइट को कि माइक्रो सैटेलाइट को। VNTR बेसिकली केम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनी सैटेलाइट। यही कुछ 4, 6, 8, 10 टर्म है जो आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ते हो, तो आप हिल जाते हो। मुझे पता आप हिल जाते हो। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो 8-10 जो बातें हैं वो आखिरी में आके मैं लिख दूंगा कि इसको या तो आप घोट लो और या पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो कॉन्सेप्ट को समझने पे मेरा फोकस है। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, नहीं तो आपको आखिरी में आके रेडीमेड पुड़िया दे दूंगा कि ये आप खा के चले जाना और वहाँ आ गया तो कराना, काम कराना। ठीक है, आइए। एज यू नो 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंस अमंग द ह्यूमन्स आर, जितने भी ह्यूमन्स हैं उसमें 99.9% जेनेटिक सिमिलरिटी है, बेस पेयर्स सेम है। 99% ऑफ द बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन्स आर सेम। हम लोगों में मैं, मोंगा, ये श्रीवास्तव, वो वर्मा, वो शर्मा, वो खान, ये रूबिका, ये अंजना, तो ये जो है सारे अलग अलग है। जो इंडिविजुअलिटी हमारी है वो बेसिकली 0.1% हम लोग डिफर कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल में एक दूसरे से। उसी की वजह से मैं एड़ा हूँ, ये बेड़े हैं, वो तेड़े हैं, या इस तरह के जिसके अंदर जो क्वालिटी आ रही, केवल हम लोग जो डिफर हो रहे हैं उसी की वजह से हो रहे हैं। हैप्लॉइड सेल कंटेंट अगर देखें हम लोगों में, ह्यूमन सेल जो है हैप्लॉइड सेल, उसमें डीएनए कंटेंट कितना 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है। 3.3 × 10⁹ बेस पेयर से बना डीएनए का स्ट्रैंड हैप्लॉइड सेल में होता है। तो हैप्लॉइड सेल गैमीट, हम लोगों में हैप्लॉइड सेल कौन है, केवल गैमीट है। हम लोगों में हैप्लॉइड सेल का रिप्रेजेंटेशन केवल गैमीट्स करते हैं। बाकी हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हम लोग की हर सेल डिप्लॉयड है। हैप्लॉइड डिप्लॉयड क्या होता है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट सेवरल टाइम्स अबाउट इट। हम इस बारे में आपको कम से कम 20 से 30 बार बता चुके हैं, आज बताने का मूड नहीं है। हैप्लॉइड डिप्लॉयड के लिए मेरे लेक्चर पिछले देख लीजिए कि हैप्लॉइड क्या डिप्लॉयड क्या। तो हैप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ बेस पेयर 3.3 × 10⁹ है। द नंबर ऑफ बेस सीक्वेंस दैट आर डिफरेंट, जो 0.1% अलग है वो कितना हो गया, 3.3 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए तो 0.1% आ जाएगा। जो 0.1% अलग है कितना आ जाएगा, 3.3 × 10⁶ बेस पेयर आ जाएगा, जो हम लोगों में अलग है। बेसिकली हम लोग जीनोटाइप, हर इंडिविजुअल दूसरे से अलग है। केवल 2 इंडिविजुअल जिनमें आपको एक ही जीनोटाइप मिल सकता है, वो कौन होंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो राम और श्याम, सीता और गीता, या इस तरह के जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस और पैटर्नल ट्विंस, 2 तरह के ट्विंस होते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो हैं जब जाइगोट बना, सिंगल स्पर्म के फ्यूजन से सिंगल एग सेल के साथ जो पहला जाइगोट बना, जाइगोट में पहला क्लीवेज डिवीजन हुआ, 2 सेल स्टेज आई, वो दोनों सेल सेपरेट हो गई और इंडिविजुअल एम्ब्रायो की तरह बिहेव करने लगी। तो उनका जेनेटिक मेकअप एग्जैक्टली अलाइक होगा, मिरर इमेज होगा, दोनों बिल्कुल जेनेटिक मेकअप सेम होगा। तो दिस डिफरेंस इन बेस सीक्वेंस मेक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन टर्म्स ऑफ फिनोटाइप। यूनिक का मतलब ये नहीं कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइंस्टीन हो गया, कहने का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, सेम 2 कोई भी नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइप। केवल कौन सेम होंगे, ओनली मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर ऑफ सेम जीनोटाइप। केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस, वो जुड़वा जिनका की जो उत्पन्न हो रहे हैं सिंगल जाइगोट से, वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस, उनमें हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक मेकअप सेम होगा, जीनोटाइप सेम होगा। इफ वन एम्स टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल, अगर हम ये अपना उद्देश्य लेके चलें कि हम 2 इंडिविजुअल जो हैं उनके बीच में देखें भैया इनका जीनोटाइप कितना अलग है, हमें क्या करना पड़ेगा, तो 10⁻³ × 10⁹ बेस सीक्वेंस, हम इसकी सीक्वेंस बनाएं, इसकी सीक्वेंस बनाएं, फिर कंपैरिजन करें, फिर हम ये देखें कि इतने अलग है। ये अपने आप में एक थकाऊ काम है, बहुत मुश्किल काम है। हमें क्या करना है, अगर हम जानना चाहते हैं डिफरेंसेस, तो हम कोई अगर ऐसा एरिया हमें पता हो, कोई ऐसा, हमने आपको ये कमरा
20 बाई 20 का उसमें भूसा भर दिया और कहा कि सुई ढूंढ दो, तो आप परेशान हो जाएंगे। और अगर आपको इंडिकेशन कर दिया कि सुई सेंटर में है या नॉर्थ कॉर्नर में है या साउथ कॉर्नर में है, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है कि अब हमें ये पता है 10⁶ बेस पेयर, 3.3 इंटू 10⁶ बेस पेयर जो है, इसमें हमें डिफरेंस ढूंढना है, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा बनस्पत की हम 3.3 इंटू 10⁹ वाले में जाके ढूंढें, थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ मुश्किल तो है लेकिन आसान हो जाएगा। देखिए ना 3.3 इंटू 10⁹ और 3.3 इंटू 10⁶, हमें इसको टारगेट करना है जो अलग है। कैसे होगा कि हम उसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो 2 पीक मिल जाएंगी, एक बल्क पीक मिलेगी, एक माइनर पीक मिलेगी। बल्क पीक कहलाएगी जीनोमिक डीएनए, बल्क जीनोमिक डीएनए, और जो माइनर पीक मिल रही वो कहलाएगा रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्या है? रिपीटेटिव डीएनए वो है जिस डीएनए में आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस की बार बार अक्रेंस है। several times of the repetition of a specific base sequence, वो कहलाएगा रिपीटेटिव डीएनए। आगे आते हैं, अभी इसमें लिखा नहीं है, अभी उस पर आते हैं। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस निकालना है। इसके लिए क्या करना है? सीक्वेंसिंग द एंटायर डीएनए वुड बी वेरी डॉन्टिंग टास्क। अगर हम इंटायर डीएनए को सीक्वेंस करने बैठ गए तो दिमाग खराब हो जाएगा, बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो बट इफ वी टारगेट द स्पेसिफिक एरिया द वर्क में गेट इजी। तो हम अपने काम को आसान करना चाहते हैं, हम उनका डीएनए सीक्वेंस को, बेस सीक्वेंस को कंपैरिजन भी करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि पूरे में ना उलझे। हमें तो पता ही है भैया कि उसमें 99.9% तो सेम है, सेम वाले को हम क्यों टीपे नकल और इधर करें, तो हम उसी को टारगेट कर लें जहां पे डिफरेंस मिलने की उम्मीद है, हम उसी को टारगेट कर लें। DNA fingerprinting is a unique way to compare the DNA sequence of any two individual। DNA fingerprinting है क्या? DNA fingerprinting है कि हमने DNA सीक्वेंस किसी भी दो इंडिविजुअल की DNA सीक्वेंस को कंपेयर करना। अब यहाँ पे अपनी बुक कह रही किसी भी दो इंडिविजुअल, तो थोड़ा सा उसको अपने दिमाग के ज्ञान की बत्तियाँ जला लीजिए। दो इंडिविजुअल हो सकता है, एक ही इंडिविजुअल। मानिए आजकल आप देख रहे हो सुशांत सिंह मर्डर केस, सुशांत सिंह मर्डर केस में क्राइम सीन पे आपको DNA मिल गया। सुशांत सिंह मर्डर केस जिसको कि सीबीआई आजकल सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्राइम सीन पे आपको सुशांत सिंह के बेडरूम में डीएनए मिल गया और आपके पास 3 सस्पेक्ट हैं, एक तो रिया ही है और भी बाकी के 2-3 जो भी है, मान लीजिए 3 सस्पेक्ट हैं जिसपे आप, एक उसका नौकर, एक उसका दोस्त। अब आपको जो डीएनए वहाँ पे मिला है उसकी आप करेंगे डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे, जो क्राइम सीन पे मिला, बेडरूम में मिला। और जो 3 सस्पेक्ट हैं आपके कि भाई ये हो सकते हैं, ये कल्प्रिट हो सकता है, आपने उन तीनों का भी डीएनए लिया और मैचिंग कराई। तो 2 इंडिविजुअल, या आप कह लीजिए कि एक स्पेसिमेन और इंडिविजुअल। आपको तो ये थोड़ी ना पता कि वो एक ही निकल आए या एक ही सस्पेक्ट हो आपकी निगाह में। अब एक ही सस्पेक्ट के दोनों नमूने हो सकते हैं ना, मतलब एक नमूना होगा और एक कोई सस्पेक्ट होगा। यहाँ पे 2 इंडिविजुअल जो लिखा है, मेरा ये कहने का मतलब है 2 इंडिविजुअल, ये हो सकता है वो एक ही इंडिविजुअल हो ना। भाई आपके पास 2 स्पेसिमेन है, एक तो आपने लिया किसी से कि आओ भाई रिया जरा अपना डीएनए दो, हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि तुम उस दिन सुशांत सिंह के साथ कमरे में थी कि नहीं थी। भाई तुमने तो नहीं मर्डर किया। अगर सुशांत सिंह की बॉडी से या बेडरूम से आपको कोई ऐसा मिल गया है डीएनए जो सुशांत का नहीं है, तो आपकी निगाह में जो कल्प्रिट है आप उसके साथ उसकी भी डीएनए प्रोफाइलिंग करी और ये भी मैच करने की कोशिश करी। तो ये जरूरी थोड़ी ना कि 2 इंडिविजुअल मतलब सेपरेट हो, मेरा ये कहने का मतलब है। इससे आप ये ना मतलब निकालो ना कि वो दोनों इंडिविजुअल सेपरेट ही होंगे, मेरा ये कहने का, पॉइंट आउट करने का मतलब। एक स्पेसिमेन होगा डीएनए का और दूसरा आपका कल्प्रिट हो सकता है, या वो कल्प्रिट 1 से 3 से 4 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे आरुषि मर्डर केस हुआ था तो हेमराज को हम लोग मान रहे थे कि हेमराज ने शायद मर्डर किया है। आज तक वो केस सॉल्व नहीं हुआ, बात अलग है, लेकिन आरुषि मर्डर केस में आरुषि के जो क्राइम सीन था वहाँ से डीएनए अगर मिलता है और जो 3 आपकी निगाह में सस्पेक्ट है, तो आपने डीएनए प्रोफाइलिंग उसकी करी जो आपको डीएनए स्पेसिमेन मिला और 3 सस्पेक्ट की करी और उसको हम बैंड को मैच करेंगे कि इन तीनों में से कौन है। तो जो होगा मैच हो जाएगा तो होगा, और ये भी हो सकता है कि ना भी हो। तो मैचिंग किसकी करनी है? एक स्पेसिमेन और बाकी आपके जो टारगेट है। यहाँ पे आपने लिख दिया 2 इंडिविजुअल एज पर अवर बुक, तो उस चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतनी बातें बताई। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग डीएनए टाइपिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। डीएनए टाइपिंग इज द अनदर नेम ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग इज द अदर नेम ऑफ
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन कि क्या है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थोड़ा सा ये जानने के बाद आगे चलते हैं। चलिए, हाँ जी, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करना क्या हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दो स्पेसिमेन कह लीजिए या दो इंडिविजुअल कह लीजिए या एक स्पेसिमेन एक इंडिविजुअल, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग करके उसको चेक करना है कि सेम है कि अलग है। डीएनए बेसिस का डिफरेंस देखना है सीक्वेंस का कि सेम है कि अलग है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन। तो 3.3 × 10⁹ में आपको जो डिफरेंस मिल रहा है 0.1% में मिल रहा है, तो 99.9% को हम क्यों टारगेट करें, हम उसी को टारगेट करें ना 0.1% को, तो उसको सबसे पहले अलग करना पड़ेगा। उसको सबसे पहले हमें अलग करना पड़ेगा जहां पर डिफरेंस मिलने के आपको चांसेस है, या जो हमें पता कि भाई यहाँ पे मैंने आपको बोला ना ये 20x20 का रूम है और पूरे रूम में भूसा भरा, मैं आपसे कहूँ कि भैया ढूंढो निडिल, आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे अजीब आदमी है। लेकिन अगर मैंने आपको गाइड कर दिया कि भैया निडिल आपको इस हिस्से में मिल सकती है, तो 20x20 के कमरे में आपको 2x2 में हमने आपको बता दिया मिल सकती, तो आप ढूंढ लोगे। वही चीज यहाँ पे है। तो हमें स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करना है, वो स्पेसिफिक रीजन कहलाता है रिपीटेटिव डीएनए। उसको सेपरेट करने का तरीका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा दीजिए, वो डीएनए सेपरेट हो जाएगा, फिर हम उसमें पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस को टारगेट कर सकते हैं। तो आइए समझिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक रीजन में, पूरे के पूरे में नहीं उधेड़ के हम बैठ जाएंगे कि 3.3 × 10⁹ को हम टारगेट करने लग गए। तो स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए, उसको हम रिपीटेटिव डीएनए बोल रहे हैं। उस पोर्शन को हम उस स्पेसिफिक सेगमेंट को कह लीजिए, उस स्पेसिफिक हिस्से को कह लीजिए, उस स्पेसिफिक पोर्शन को कह लीजिए, उस स्पेसिफिक आप सेगमेंट, पोर्शन, हिस्सा, पार्ट कह लीजिए डीएनए का जिसमें हमें टारगेट करना, वो रिपीटेटिव डीएनए है। रिपीटेटिव डीएनए क्यों कहला रहा है? बिकॉज इन दिस सीक्वेंसेस, इसमें इन दिस सीक्वेंसेस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम। इसमें रिपीटेटिव डीएनए में होगा क्या कि जो डीएनए की सीक्वेंस है उसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस कई बार रिपीट होगी। मानिए AAUUCCGG, 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 कई बार उसकी रिपीटेटिव अकरेंस होगी। तो इस सीक्वेंस की इन दिस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, बेस सीक्वेंसेस जो है स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, एक छोटा टुकड़ा डीएनए का स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीटेड मैनी टाइम्स, सो मैनी टाइम्स, रिपीट है, बार बार रिपीट है। तो ATCG 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 कई बार रिपीट होगा, इसीलिए इसको रिपीटेटिव डीएनए बोल रहे हैं। दिस रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए एज अ डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा देंगे, अगर हम डीएनए का, हमने डीएनए निकाला सेल से और उसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, तो दो आपको पीक दिखाई देंगी, एक बल्क पीक दिखाई देगी और एक सैटेलाइट पीक, छोटी पीक दिखाई देगी। बल्क एंड सैटेलाइट दो तरह की पीक दिखाई देगी। बल्क पीक जो है वो जीनोमिक, मेन जीनोमिक डीएनए, वो हमारा कहिए आप 99.9% वाला यहाँ पे आ गया। सैटेलाइट डीएनए में रिपीटेटिव डीएनए बल्क जीनोमिक डीएनए से अलग सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है, सेंट्रीफ्यूज हो जाता है और एक अलग पीक बना लेता है, तो उसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए जो एक माइनर छोटी पीक बनी है बड़ी पीक के बगल में, एक बड़ी पीक बनी जिसको हम बल्क जीनोमिक डीएनए कहेंगे। मोस्ट ऑफ द डीएनए 99.9% यहाँ पे सेटल हो रहा है, 0.1% इधर सेटल हो रहा है, जो कि सैटेलाइट डीएनए कहलाएगा और उसमें रिपीटेटिव डीएनए ही आ रहा है, उसमें यही वाला डीएनए आ रहा है जो जिस सीक्वेंस में बार बार रिपीट है। हमें उसी को टारगेट करना है क्योंकि उसी में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैं मोंगा हूँ, ये सुषमा है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, मैं जो अलग हूँ थोड़ा इन लोगों से, इसी वजह से अलग हूँ कि 0.1% हमारा डीएनए अलग है, 99.9% तो सेम है। इसी वजह से हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसी वजह से हम नाराज हो जाते हैं, इसी वजह से जो मेरे कैरेक्टर है वो इसी वजह से है। 0.1% जो मुझे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मिल रहे हैं वो ये है रीज़न, तो उसको हमें टारगेट करना है। तो आपने जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, दो पीक बन गई, एक बल्क पीक बन गई, एक सैटेलाइट पीक बन गई। सैटेलाइट पीक में
आपके कौन सा आ रहा, रिपीटेटिव डीएनए आ रहा। अब सैटेलाइट वाला जो डीएनए है उसको फर्दर हम लोगों ने सब कैटेगराइज कराया, उसमें कई तरह का और कैटेगराइजेशन है, जिसमें से दो आपको याद रखने, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। कई सारे हैं, अपनी बुक में ध्यान से पढ़िएगा, उसमें लिखा है कई सारे, और उसमें से दो का एग्जाम्पल है मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। ये जो इसकी सब कैटेगरी हो गई है, सैटेलाइट डीएनए को जो फर्दर हमने सब कैटेगराइज कराया है, उसी में ग्रुपिंग कर दी, अलग अलग हमने बना दिए हैं। वो डिपेंड करता है, तीन मुख्य बातें हैं कि इसमें जो डीएनए है वो एटी रिच है कि सीजी रिच है, मतलब डीएनए की जो सीक्वेंस है उसमें ए और टी की अकरेंस ज़्यादा है, एडेनिन थाइमिन की या साइटोसिन ग्वानिन की, तो एटी रिच है कि सीजी रिच है, पहली बात। दूसरी बात, जो स्ट्रेच है, जैसे हमने कहा ए यू यू सी सी जी जी, वो जो स्ट्रेच बन रहा है कितने बेस का बन रहा है। लेंथ ऑफ सेगमेंट, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 8 न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच, तो 6 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 12 का हो सकता है। तो लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड हाउ मेनी टाइम्स डज इट गेट रिपीट, कि ए यू यू सी सी जी जी, ए यू यू सी सी जी जी, जो लेंथ है वो 8 न्यूक्लियोटाइड की ए यू यू सी सी जी जी, या हो सकता है ए सी ए जी ए टी, 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 6 की हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है 6 की है, 7 की है, 8 की है कि 9 की है, पहली बात तो लेंथ। दूसरी बात, ये कितनी बार रिपीट हुआ, 10 बार रिपीट हुआ, 12 बार रिपीट हुआ, 14 बार रिपीट हुआ, 20 बार रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ। इन तीन आधार पे हमने सैटेलाइट डीएनए को बांट दिया है, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। दो कैटेगरी आपको ध्यान में रखनी, बेसिकली 2 से ज़्यादा है। कौन सा आधार, कि ये जो डीएनए है इसमें एटी एडेनिन थाइमिन बेस पेयर की सीक्वेंस की अकरेंस ज़्यादा है कि सीजी की अकरेंस ज़्यादा, पहली बात। दूसरी बात, लेंथ ऑफ सेगमेंट की, इसमें न्यूक्लियोटाइड जिसको हम रीड करने जा रहे हैं, जिसका रिपीटिशन हो रहा है, वो स्ट्रेच पे न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना है। और तीसरी बात, ये कितनी बार रिपीट हुआ है। इन तीन आधार पे हमने इसको बांट दिया है मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट में। चलिए आगे चले, आइए रिपीटेटिव डीएनए को और समझें। रिपीटेटिव डीएनए है क्या? रिपीटेटिव डीएनए, अब आप समझ गए रिपीटेटिव डीएनए का ऐसा स्ट्रैंड है जहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ बेस सीक्वेंस की बार बार अकरेंस है। और रिपीटेटिव डीएनए आपको ज़्यादातर ऐसी जगह पे देखने को मिलेगा, ऐसे जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है हमारे जीनोम में। हम लोग के जीनोम में सर्टेन ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनका अभी हम लोग अस्तित्व क्यों है हम समझ नहीं पा रहे हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, वहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट इन अ नॉन कोडिंग सीक्वेंस, वो कोई कोड नहीं कर रहा और काफ़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट में वो पार्टिसिपेट कर रहा है जीनोम को बनाने में। छोटा मोटा बहुत, थोड़ा बहुत नहीं है, अच्छा खासा इसकी तादाद है। तो रिपीटेटिव डीएनए जनरली डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, बट इट मेक्स अ सम अमाउंट ऑफ ह्यूमन जीनोम, लेकिन अच्छे खासा अमाउंट ये जीनोम का कंट्रीब्यूट ये कर रहा। दिस सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो सीक्वेंस है रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग को बहुमॉर्फिज्म रूप पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग देखेंगे एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन एट अ लोकस इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, दैट इज द पॉलीमॉर्फिज्म। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा आगे, परेशान ना होइए। आपकी उसकी लाइन है एनसीईआरटी की, उसको आपको रट लेना है और समझाऊंगा भी, खाली रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा भी, आपने रट लेना। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेस बना रहा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस पॉलीमॉर्फिज्म है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जेनेटिक मैपिंग का जो स्टूडेंट ने करी थी जेनेटिक मैपिंग, उसने बता दिया था क्रोमोसोम पे पर्टिकुलर लोकाई पे कौन सा जीन है और एक जीन से दूसरे जीन का डिस्टेंस जो नापा गया था, वो भी, उसका भी आधार क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, ठोक लीजिए कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल एज जेनेटिक मैपिंग। ये बात लिख लीजिए अपने यहीं पे, कहीं पे भी बहुत आता है ये क्वेश्चन। द सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जेनेटिक मैपिंग। जीन मैपिंग में भी, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपकी बुक की लाइन, और वहीं पे आप लिख लीजिए जीन मैपिंग भी वहाँ पे आप लिख लें ताकि आप भूलें ना। सिंस डीएनए ऑफ एवरी टिश्यू, अब हमारी बॉडी में मिलने वाला हर टिश्यू या कह लीजिए हर सेल, उसमें जो डीएनए है, जो जीनोटाइप है, वो हर सेल में, हमारी ट्रिलियंस ऑफ सेल है। ऐसा नहीं है कि हमारी किसी सेल में डीएनए अलग तरह का हो, दूसरे सेल में अलग तरह का हो। कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू, उसमें डीएनए बेसिकली एक ही तरह का है। सिंस डीएनए ऑफ एवरी टिश्यू एंड सेल फ्रॉम एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का कोई भी टिश्यू ले लीजिए, कोई भी सेल ले लीजिए, उसमें जो जीनोटाइप होगा
जो डीएनए की सीक्वेंस होगी वो उसके हर बॉडी के हर सेल में होगी। फ्रॉम एन इंडिविजुअल शोधा, तो भले स्पर्म हो, भले एक सेल हो, भले हेयर फॉलिकल हो, भले आरबीसी हो। आरबीसी इन्यूक्लिएटेड हो जाती है मैच्योर, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो आरबीसी से आप डीएनए नहीं ले सकते। हाँ, न्यूली फॉर्म्ड आरबीसी से ले सकते हैं। डब्ल्यूबीसी हो, कोई भी आपकी बॉडी की सेल, उससे जिससे आप डीएनए ले सकते हैं, तो डीएनए की एक ही तरह का डीएनए होगा सब जगह। फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो भाई डीएनए सेम है तो सेम डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म शो होगा। दे बिकम वेरी यूजफुल टूल, बड़े यूजफुल टूल है, बड़े काम के ये चीजें हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बड़े काम का एक औजार टूल है। किस लिए? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी को आइडेंटिफाई करने में इंडिविजुअल को। और इट हेल्प्स इन द फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन, अरे भैया ये जो हमारे क्रिमिनल्स वगैरह को जो डील करते हैं, फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट, पोस्टमार्टम, ये सब फॉरेंसिक मेडिसिन में हेल्प हो जाएगी इससे। पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल। पॉलीमॉर्फिज्म जो हुई है, पॉलीमॉर्फिज्म जो एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन हमको किसी लोकाई पे मिल रही, भले वो सोमेटिक सेल हो, भले वो जनरेटिव सेल हो, अगर वो हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रही तो उसका इनहेरिटेंस होगा। इनहेरिटेंस होगा मतलब फादर से मदर से बच्चों में जाएगा। और अगर वो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट कर देगा, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट कैसे करेगा? जब मिली हमें वो रहा है नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, ऐसी सीक्वेंस जिसका हमारी बॉडी में कोई रोल अभी हमें नहीं पता। तो रिपीटेटिव डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का जो आधार बन रहा है वो मिली ऐसी जगह रहा किसी, अब मानिए कि ये कोडिंग सीक्वेंस में मिलता तो हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता, हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता तो हो सकता है उसकी इनहेरिटेंस आगे ना हो पाती। अगर हम ही डिफेक्टिव हो गए तो हम उसकी इनहेरिटेंस हो सकता है हमारी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट कर देता। तो ये उस एरिया में मिल रहा है जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को किसी ऑर्गेनिज्म की इफेक्ट नहीं कर रहा। इफेक्ट नहीं कर रहा तो उसका इनहेरिटेंस होगा, बच्चों में जाएगा, पेरेंट से बच्चों में जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से हम लोग डिस्प्यूट के केस में, अभी एक ने केस ठोक दिया था ऐश्वर्या पे कि मैं इसका बेटा हूँ, तो किसी ने उठ के केस ठोक दिया। ऐसे ही एक कांग्रेस के नेता पे एक ने केस ठोक दिया था, नाम नहीं लेंगे, कंट्रोवर्सी हो जाती है। और बाद में वो देखा गया, उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग करी गई कि वो उन्हीं का बेटा निकला। अब वो नेताजी संसार में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये देखा गया कि अगर कोई क्लेम ये कर रहा कि ये मेरे पिता है या ये मेरी माँ है और उनका डीएनए मैच, डीएनए कल अब हम लोग आगे देखेंगे, डीएनए बैंड की जब प्रोफाइलिंग करते हैं, डीएनए मैच करते हैं, तो उससे बात सिद्ध हो जाती है कि ये इनका बेटा है कि नहीं, इनकी माँ है कि नहीं, क्योंकि इसकी अकरेंस आगे जा रहा। तो डीएनए के जो बैंड हम लोग मैच करते हैं, मेरे क्रोमोसोम पे 16 नंबर पे मानिए कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, 8 बार रिपीटिशन है, मेरे बच्चों में उस क्रोमोसोम के जाने से मेरे बच्चों में भी वो बैंड दिखाई देगा, किसी और में नहीं दिखाई देगा। वही तो पर्टिकुलर पिक्यूलियर बात है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, यही तो खासियत है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, पेरेंट से बच्चों में जा रहा है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी डिस्प्यूट, पैटर्निटी टेस्टिंग, पैतृक, ये पुत्र इनके हैं कि नहीं, ये पिता इनके हैं कि नहीं, पैटर्निटी डिस्प्यूट में ये, इन केस ऑफ डिस्प्यूट पैटर्निटी टेस्टिंग में ये आधार बन रहा है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हेलो, चलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे थे हम लोग, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किसने किया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया है एलेक्स जेफरी ने, और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है डॉक्टर लालजी सिंह और वीके कश्यप ने। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करना क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने 2 सैंपल्स के बीच में डीएनए फिंगरप्रिंट्स को, डीएनए प्रोफाइलिंग को, डीएनए पैटर्न को मैच कराना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये है। तो डीएनए मैच कराने के लिए डीएनए का जो पैटर्न दिख रहा है, जब हम उसका ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे और जो पैटर्न दिखाई देगा उसकी मैचिंग करना, तो कंपैरिजन करना बिटवीन द डीएनए ऑफ 2 स्ट्रैंड, डीएनए ऑफ 2 सैंपल्स, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये हम लोगों ने कल देखा था। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपको क्या फायदा मिल रहा है? फॉरेंसिक मेडिसिन में फायदा मिल रहा है, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी को डिसाइड करने में फायदा मिल रहा है, ये इसके यूजेज है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो पहली बात आपको याद में रखनी है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को आधार बना के हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग ये भी देख चुके हैं जेनेटिक मैपिंग, जीन की जब मैपिंग करी जाती है तो उसमें भी हम लोग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को उसी हिसाब से, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के
बेसिस पे हम लोगों ने जेनेटिक मैपिंग भी करी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉली का मतलब बहु, मॉर्फिज्म बहुरूप। पॉलीमॉर्फिज्म किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन हम लोग देख चुके हैं कि या तो क्रोमोसोमल लेवल पे या जीन के लेवल पे, क्रोमोसोम के लेवल पे म्यूटेशन या जीन के लेवल पे म्यूटेशन होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आपने पढ़ा था एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी था नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट इंक्रीज आइदर बाय 1 और 2, या इंक्रीज और डिक्रीज हो गए थे एन्यूप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी के केस में कंप्लीट जीनोम पूरा सेट बढ़ जाएगा। अगर डिप्लॉइड में बढ़ के ट्रिप्लॉइड हो गया, पॉलीप्लॉइडी हो गई, 3n हो गया, 4n हो गया, टेट्राप्लॉइडी हो गई, तो पूरा सेट बढ़ जाना पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। पॉलीप्लॉइडी फर्दर टेट्राप्लॉइडी, हमारी पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी की कितना बढ़ रहा है पूरे का पूरा जीनोम। अगर एक जीनोम है सेल के अंदर तो हैप्लॉइड सेल है, अगर डबल जीनोम है तो डिप्लॉइड है। न्यू म्यूटेशन में अराइज आइदर इन सोमैटिक सेल और जर्म सेल। म्यूटेशन जो हो रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। और म्यूटेशन जो हो रहे हैं क्रोमोसोम के लेवल पे हो सकते हैं, जीन के लेवल पे हो सकते हैं। म्यूटेशन जो हो रहे हैं जर्म सेल में हो सकते हैं, सोमैटिक सेल में हो सकते हैं। सोमैटिक सेल के म्यूटेशन ज्यादातर इनहेरिटेबल नहीं होते। जर्म सेल के म्यूटेशन इनहेरिटेबल होते हैं अगर वो बहुत ज्यादा हमारे रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं कर रहे। अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ और रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट किया, हम रिप्रोडक्शन करने के काबिल नहीं रहे, तो उसकी भी तो इनहेरिटेंस नहीं होगी। तो ये भी साथ में आपने देखना है कि म्यूटेशन जो हो रहा है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट ना कर रहा हो। इफ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर, अगर जर्म सेल में हो रहा म्यूटेशन उसकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा इम्पेयर नहीं कर रहा, सीरियसली इम्पेयर नहीं कर रहा, इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस प्रोजीनी इज इंटैक्ट, इज रिमेन इंटैक्ट, तो प्रोड्यूस करेगा प्रोजीनी। और प्रोजीनी में ये म्यूटेशन आए, प्रोजीनी आगे जब अपने बच्चे पैदा करेगी, जब रिप्रोड्यूस करेगी, तो फिर से इस तरह से हम देखेंगे कि म्यूटेशन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे इनहेरिटेंस होता रहता है। द म्यूटेशन कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में म्यूटेशन लगातार जाते रह रहे हैं, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड आल्सो गेट एक्युमुलेटेड इन पॉपुलेशन। तो भाई जब एक फैमिली में चल रहा, मानिए गुप्ता खानदान में चल रहा, तो गुप्ता खानदान वाले पॉपुलेशन में, तो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म इज द लाइफ फॉर्म, ऑर्गेनिज्म इज द सिंगल एंटिटी विच रिप्रेजेंट्स द लाइफ। जीव जो होता है जीवन के रूप को प्रदर्शित करने वाला जीव। और पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, दैट इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में भी इसकी स्प्रेड हो जाएगी, किसकी? पॉलीमॉर्फिज्म की। जो म्यूटेशन हुआ, भाई म्यूटेशन हुआ किसी में, XYZ कोई बंदा है, म्यूटेशन हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म ड्यू टू म्यूटेशन। ये लाइन अब आप समझ चुके हैं। मानिए यहाँ पे कोई बंदा X है, उसमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने से इसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इफेक्ट नहीं हुई, इसने प्रोजीनी प्रोड्यूस करी Y ने प्रोजीनी प्रोड्यूस करी Z। तो भैया ये केवल गुप्ता खानदान में थोड़ी ना चल रहा है, अब वो लोग जहाँ रह रहे हैं जिस पॉपुलेशन में, धीरे धीरे ये म्यूटेशन पॉपुलेशन में भी स्प्रेड होगा। क्योंकि Z, गुप्ता जी हो सकता है श्रीवास्तव से शादी कर ले, या गुप्ता जी हो सकता है वर्मा से शादी कर ले, या गुप्ता जी हो सकता है किसी अरोड़ा से, पंजाबी से शादी कर ले, तो बनिए की पंजाबी से भी शादी हो सकती। इसका मतलब ये है कि ये म्यूटेशन पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाएगा। अगर म्यूटेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा, तो धीरे धीरे पॉपुलेशन में भी स्प्रेड हो जाएगा। पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाएगा का मतलब ये है अब इसकी अकरेंस, इस म्यूटेशन की अकरेंस पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, इसकी अकरेंस बढ़ रही है, इस एलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ये इनहेरिटेबल है, इनहेरिटेंस हो रहा। इट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन एंड आल्सो गेट स्प्रेड अमंग द पॉपुलेशन। ठीक, तो धीरे धीरे ओवर द टाइम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील गेट इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यही है पॉलीमॉर्फिज्म। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। एलीलिक सीक्वेंस में वेरिएशन जो मिल रहा है, डिफरेंट एलील जो मिल रहे हैं, वैसे हम लोगों ने देखा है कि जनरली हम लोग बात करते हैं कि कोई भी जीन है, उस जीन के दो रूप हैं, दो एलील है, ज्यादातर केस में ऐसा माना जाता है। अगर दो से ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं ये कैसा केस हो गया? मल्टीपल एलील का केस हो गया, जिसका कि एग्जांपल अपना ब्लड ग्रुप को जो रेगुलेट करने वाला या ब्लड ग्रुप को गवर्न करने वाला जो जीन है, आई विच इज सिचुएटेड ओवर द क्रोमोसोम नंबर 9, दैट जीन इज
in the form of, in the human population that gene is present in the form of 3 form, IA, IB and IO या I0 या I कह लीजिए। तो 3 फॉर्म में है वो पॉलीमॉर्फ, वो हो जाएगा हमारा मल्टीपल एलील का केस। एक एलील से ज्यादा, 2 एलील से ज्यादा मिल रहे हैं तो मल्टीपल एलील का केस हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन, नए नए एलील बन गए, ज्यादा एलील बन गए। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज बीन डिस्क्राइब एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए के बहुरूप, किसी जीन के एक से ज्यादा रूप मिलना डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन, एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से, हम लोग परंपरागत रूप से एलील, मल्टीपल एलील का मिलना वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। कब मानेंगे उसको? उस सूरत में मानेंगे इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस इज प्रेजेंट इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। अगर हम तब मानेंगे जब ये एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन, एक एलील जो मिल रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन में, वो जीन जो है वो एक से ज्यादा एलील, 2 एलील तो होंगे ही होंगे, 2 से ज्यादा एलील हो गए। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन एट अ, एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन एट अ लोकस, किसी भी लोकाई पे, लोकस पे, एट अ लोकस occurs in a human population with the frequency greater than 0.01। अगर उसकी occurrence 0.01 से ज्यादा हो गई। तो अब ये बात आपको जब हार्डी वेनबर्ग मैंने पढ़ाया था, अच्छा हार्डी वेनबर्ग अभी आप लोग का हुआ नहीं है, ठीक है, हार्डी वेनबर्ग अभी आप लोग को लेक्चर डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन आप लोग समझोगे नहीं। चलो समझाता हूं आपको कि एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन in a human population at a locus in a human population with a frequency greater than 0.01 से क्या मतलब निकल रहा। देखिए एलील की जो हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कभी हम किसी एलील की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे कि हम ये देखेंगे कि कोई भी एलील किसी पॉपुलेशन में कितनी बार आया, हाउ मेनी टाइम्स दैट एलील अपीयर इन अ सेड पॉपुलेशन। मानिए कानपुर की पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की, हमने माना कि कानपुर के ह्यूमन बींग्स जो है उसमें यहाँ पे एट प्रेजेंट जो होमो सैपियंस कानपुर में है, एक आपको मैं हाइपोथेटिकल पोजीशन बता रहा हूं, कंफ्यूज ना होइएगा। मानिए 200 है, 200 है तो इसमें 200 में हर किसी में 2 क्रोमोसोम, 400 क्रोमोसोम हो गए, 200 इंडिविजुअल। और जहां पे पर्टिकुलर ये जीन आ सकता है वो कितनी जगह आ सकता है? 400 जगह। अब ये जीन 2 एलील है तो ऐसा हो सकता है कि इन 400 जगह में जो 400 हमने इसको जगह दे दी मौके कि तुम 400 बार अपीयर हो सकते हो इन ह्यूमन पॉपुलेशन एट कानपुर, कानपुर में, इन कानपुर एट द, कहिए कि 23rd of September 2020 ह्यूमन पॉपुलेशन इन कानपुर एट प्रेजेंट इज 200 सपोज। तो 400 क्रोमोसोम्स है जहां पे ये जीन आ सकता है। अब उस जीन में क्योंकि उसके 2 एलील है, एक 120 बार आया है, एक 280 बार आया है, टोटल अपीयरेंस हो गई। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स दैट एलील अपीयर इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ अपीयरेंस ऑफ दैट जीन। तो 120/400 कर लीजिए, 280/400 कर लीजिए, इसको निकाल लीजिए तो वो आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी 0.3, ये हो जाएगी 0.7 एलील की फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अब ये 2 एलील है, मानिए एक एलील और बन गया, एक एलील और बन गया, तो ये 2 एलील हैं जो कि आपके जीन, अब मानिए आई के ही सपोज एग्जांपल उठाता हूं, तो एक आई ए है, एक आई बी है, अब एक और बन गया आई सी। अब ये आई सी की अकरेंस, ये म्यूटेशन से बना है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगी ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर इसने रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, जिस ऑर्गेनिज्म में ये हुआ उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा हार्म नहीं किया। तो जिस ऑर्गेनिज्म में हुआ है, जिस बंदे में ये हुआ, वो स्प्रेड करेगा अपनी प्रोजीनी में, उसमें इसकी अपीयरेंस कुछ आ जाएगी, फिर धीरे से वो अपने प्रोजीनी में अपीयरेंस आ जाएगी, फिर उसने बाहर इंटरकास्ट मैरिज कर ली, धीरे धीरे ये ह्यूमन पॉपुलेशन में बढ़ने लगा। इसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कब मानेंगे? जब इसकी अकरेंस 0.01 से ज्यादा है, जो नया एलील बना है, हो जाएगी ह्यूमन पॉपुलेशन में। 0.01 का मतलब क्या है? तो 0.1 का मतलब क्या है? 0.1 का मतलब है कि 100 में से 1, क्यों? अगर 10 में से 1, 100 में से 1 हो जाएगा 1, तो 10 में से 1, 0.01 का मतलब क्या हो गया? 0.01 का मतलब हो गया 0.01 उड़ाइए तो नीचे आपका 100 में से 1 होता तो होता ये 10,000 में से 1।
इसका मतलब ये हुआ ना 100 में से एक अगर ये होता तो अकरेंस हो जाती 100 में एक जगह आ रहा 0.01, हाँ 0.01, 100 में 0.01 का मतलब 100 में एक, कि हर 100 में 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो पता लग रहा 100 लोगों की पॉपुलेशन में वो एक बार अपीयर हुआ है। मतलब कहिए आप 50 लोगों की पॉपुलेशन में, 50 लोगों की पॉपुलेशन में 100 बार आ सकता है, तो 100 में एक बार आया है, तो 100 में से 1.01 हो जाएगा। खैर आप इतनी बुद्धि ना लगाओ, आप इसी को ऐसे रट लो, उसमें आप परेशान हो जाओगे। वैसे वो मैंने बात आपको सही बोली है कि 100 बार अगर वो जीन आ रहा है, तो अगर एक बार ये नया फॉर्म एलील आ गया तो 0.01 हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए 0.01 से, तो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन जो आपकी बुक की लाइन है आप लोग पढ़ते हो, आप लोग को समझ में नहीं आती, या तो रट लो या तो समझ लो जो मैंने समझाई है। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ एट अ लोकस डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस, किसी भी लोकाई पे, भाई कोई भी जीन है वो पर्टिकुलरली लोकाई पे होता है, पर्टिकुलर क्रोमोसोम की पर्टिकुलर लोकाई पे होता है। तो जैसे क्रोमोसोम नंबर 9 पे जीन आई सिचुएटेड है, तो हमेशा क्रोमोसोम नंबर 9 पे ही जीन आई सिचुएटेड होगा। जीन आई विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी की सरफेस पे किस तरह का कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड बनेगी, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, जो डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा। उसको वो कहां पे सिचुएटेड है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे, पर्टिकुलर क्रोमोसोम के पर्टिकुलर लोकाई पे सिचुएटेड है, लोकस सिंगुलर। तो भैया एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं हम एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन को, इफ अगर मोर देन वन वेरिएंट, एक से ज्यादा वेरिएंट होना क्या चाहिए, एक वेरिएंट होना चाहिए। भाई एक जीन एक ही रूप में तो है नहीं, दो एलील है, तो एक अगर जो उसका रूप है दूसरा उसका वेरिएंट हो गया। इफ मोर देन वन वेरिएंट, अब एक वेरिएंट और बन गया, मोर देन वन वेरिएंट, इसके ये दो वेरिएंट हो गए, मोर देन वन वेरिएंट हो गया। इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस occurs in a human population with a frequency greater than 0.01, with a frequency greater than ये आपको नीचे वाली लाइन, मेरे ख्याल से नीचे वाली लाइन दिख रही है, चलिए वैसे भी ये इतनी नीचे लिखा है, कोई मैंने बहुत आर्टिस्टिक लिखा नहीं, लेकिन ये आप ही की बुक की लाइन है भाई, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की, वहां देखिए वो जो लिखी है डेफिनेशन वही है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस occurs in a human population with a frequency greater than 0.01। ये हो गया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, जो आधार बना रहा है किसका, हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है जी। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म में होना क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादातर आपको देखने में मिलेगा उन सीक्वेंसेस में देखने को मिलेगा जो सीक्वेंसेस हमारे लिए नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, बेसिकली रिपीटिटिव डीएनए। हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था कि भाई हमारा जो डीएनए है 99.9% हम लोग आपस में सेम है, जेनेटिक मेकअप हम लोग का सेम है, केवल 0.1% अलग है। उन 0.1% में हमने टारगेट करना है रिपीटिटिव डीएनए को। रिपीटिटिव डीएनए वो डीएनए है जिसमें हम लोग देखेंगे बार बार रिपीटिशन है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की कह लीजिए या सीक्वेंस की कह लीजिए, जैसे ATCG या AATTCC तो रिपीटिटिव बार बार उसकी अकरेंस है, ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में होता है, इसलिए ज्यादा इसका ये किसी की मेटाबॉलिज्म को या किसी की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर ये हमारा इस तरह के डीएनए में हो रहा है जो अपने को शो नहीं करता तो किसी जीन में हो नहीं रहा, फंक्शनल जीन को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो सेल की मेटाबॉलिज्म या ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा वो हार्म कर नहीं रहा, ठीक है। इसीलिए इसकी अकरेंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने लगती है और धीरे धीरे इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द सेड जनरेशन, उसमें इकट्ठा हुआ, फिर धीरे से ये स्प्रेड हो गया, क्योंकि उसने उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को, ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट नहीं किया। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा हो गई तब हम उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलने लगे, क्योंकि एक वेरिएंट और अब हमें पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। एक वेरिएंट तो पहले ही था, एक हमारा मानिए कौन सा वाइल्ड एलील और एक उसका म्यूटेंट फॉर्म, अब एक और बन गया, एक वेरिएंट और बन गया ड्यू टू म्यूटेशन, और उसकी अकरेंस अगर 0.01 से ज्यादा हो गई तो हम लोग बोल रहे हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। एंड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मेक्स द बेसिस फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज वेल एज जेनेटिक मैपिंग। ओके, अब ये क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी सीक्वेंस में हुआ है जो बहुत ज्यादा वर्किंग जिसकी नहीं रिक्वायर्ड है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बेसिकली
जो हमारा मेजर डीएनए है, बल्क जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, और इसको सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में बेसिकली रिपीटेटिव डीएनए अलग एक पीक के रूप में इकट्ठा हुआ जब हम लोगों ने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया था। अब रिपीटेटिव डीएनए ये जो है सैटेलाइट डीएनए, इसको फर्दर हम लोगों ने कई सब कैटेगरीज में बांटा है, जिनमें से दो आपके लिए आपको याद रखनी, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ATCG की अकरेंस उसमें ज्यादा है कि CG की अकरेंस ज्यादा, कौन से बेस पेयर की अकरेंस ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो सेगमेंट है वो कितना बड़ा है, स्ट्रेच ऑफ द सेगमेंट, कि ये शॉर्ट सेगमेंट की बड़ा की उसकी सीक्वेंस की हम देखेंगे कितने बेस पेयर से बना है। तीसरी बात, हाउ मेनी टाइम्स दिस सेगमेंट दिस सीक्वेंस गेट अपीयर्ड, कितनी बार ये अपीयर हुई है, कितनी बार वो रिपीट हुई है। इस आधार पे हमने उसको मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में बांटा। चलिए आगे देखते हैं। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में डिस्क्राइब करने के बाद अगली स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं अगला क्या है। आइए आगे देखें कि ये प्रोबेबिलिटी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आपको मिल कहाँ रहा। जैसा कि मैंने पहले बोला, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली आपको उन सीक्वेंसेस डीएनए की सीक्वेंसेस में मिलेगा जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। असल में जो फंक्शनल जीन्स हैं, अगर उसमें ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया तो जीन हो सकता है इफेक्टिव ना रहे, जीन फंक्शनल ना रहे, जीन जो कि किसी हमारे हो सकता है प्रोटीन के लिए काम कर रहा हो, जो एंजाइम की तरह काम करे। जीन का एक्सप्रेशन आने से प्रोटीन बने, वो प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर रही हो सकती है, वो प्रोटीन एंजाइम के अलावा हार्मोन की तरह काम कर रही हो सकती है, वो प्रोटीन कैरियर प्रोटीन बना रही हो सकती है, वो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलेजन हो सकती है, वो प्रोटीन टनल प्रोटीन हो सकती है। तो कोई भी जीन का जो एक्सप्रेशन है, अगर वो किसी वजह से म्यूटेशन की वजह से वो एक्सप्रेसिव ना रह जाए, जीन अपने को एक्सप्रेस ना कर पाए, नॉन फंक्शनल हो जाए, तो हो सकता है सेल की मेटाबॉलिक इफेक्ट को प्रभावित कर दे या ऑर्गेनिज्म के क्रियाकलापों को प्रभावित कर दे। तो सबसे बढ़िया क्या है, म्यूटेशन ऐसी जगह पे हो जाए जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज हैं और वो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट ना करे, वो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ेगी। पहले तो उसी जनरेशन मतलब उसी आप कहिए कि भाई खानदान में, फिर धीरे धीरे स्प्रेड करेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन बीइंग ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेज आर हायर, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एज अपीयरेंस होने की, दिखने की, हो सकता है ऐसा म्यूटेशन हुआ हो किसी फंक्शनल जीन में या कोडिंग सीक्वेंस में और उसने उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इफेक्ट कर दिया, उसकी अकरेंस आगे जनरेशन में जाएगी नहीं तो आपको अपीयर ही नहीं होगा, वो वहीं सबसाइड होकर रह जाएगा उसी ऑर्गेनिज्म के साथ अदा बिदा। हम लोग को पता ही नहीं लगेगा ये म्यूटेशन कभी अस्तित्व में आया था। भाई हम लोग को कब पता लगेगा? हम लोग को तब नोटिसेबल होगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ग्रेटर हो जाएगी, तब तो हमको दिखने लगा, भाई हम महसूस करने लगे, तब हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलने लगे, नहीं तो मतलब के नोटिस में ही नहीं आ रहा भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस आर हायर एज म्यूटेशन इन जीन सीक्वेंस मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट, क्योंकि ये कोई भी तुरंत कोई ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं डाल रहा है ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पे। तो इस तरह के म्यूटेशन जो है उनकी अकरेंस जो है पॉपुलेशन में हमें बहुत ज्यादा दिखाई देने को मिलेगी। समय के साथ, बीतते समय के साथ उसकी अकरेंस बढ़ने लगेगी, पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और हम लोग के लिए वो नोटिसेबल हो जाएगा। ऑन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी को उसने हार्म नहीं किया। देयर इज वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज। अब ये जो हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन क्या है? What is mutation? Sudden abrupt change in genetic material. Sudden abrupt change हो गया जेनेटिक मटेरियल में, that is mutation। अब ये म्यूटेशन जो हो सकता है, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड बदल गया तो एक न्यूक्लियोटाइड का बदल जाना पॉइंट म्यूटेशन, भाई either the type of nucleotide get change or the sequence of nucleotide get change or the number of nucleotide get change, कोई भी इसमें से चेंज हो जाएगा, म्यूटेशन हो गया। जीन के लेवल पे म्यूटेशन हो गया। क्रोमोसोम में हम लोगों ने देखा था कि क्रोमोसोम में दो तरह के म्यूटेशन है, चेंज इन नंबर और चेंज इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो था वो क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहलाए थे कि टूट फूट हो जाए, डिलीशन हो जाए, रिपीटिशन हो जाए, इंसर्शन हो जाए, इन्वर्जन हो जाए, कई तरह का हम लोगों ने देखा था डुप्लीकेशन, जो कि सच आपसे पूछा नहीं जाता। तो आपने केवल ये याद रखना है, म्यूटेशंस आर ऑफ टू टाइप, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रक्चर में होने वाले, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज इन नंबर, चेंज इन नंबर। तो ये आप लोग को याद में रखना है। उसमें बोल रहा है कि ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है, सबसे छोटा पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो सकता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाए, या सिंगल न्यूक्लियोटाइड का टाइप बदल जाए, या सिंगल न्यूक्लियोटाइड का नंबर बदल जाए, या सिंगल न्यूक्लियोटाइड का टाइप बदल जाए, नंबर बदल जाए,
या सीक्वेंस बदल जाए। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज से लेके वेरी लार्ज स्केल चेंज, बड़े पैमाने पे म्यूटेशन हो गया, बड़े पैमाने पे जेनेटिक मटेरियल का चेंजमेंट हो गई। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरी मच इफेक्टिव। फॉर इवोल्यूशन and speciation formation of new species by means of natural selection, that is speciation. For evolution and speciation such polymorphism play very important role। ये polymorphism जो बहुत important role play करते हैं in case of speciation and evolution। ठीक है जी। अब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स पे, प्रोसीजर स्टेप्स पे आते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझते हैं। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, अब आप समझ गए कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय द एलेक जेफरी, जैसा कि बात हम लोग कर चुके, एलेक जेफरी साहब थे जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया। एंड इन इंडिया इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द डॉक्टर लालजी सिंह एंड वीके कश्यप। नाम ध्यान रख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी में दे नहीं रखे। डॉक्टर लालजी सिंह को श्रेय जाता है इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने का, और वीके कश्यप को श्रेय जाता है इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस करने का। एलेक जेफरी यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए। अब देखिए जो टर्म आ रहे हैं आप उन टर्म्स को समझते चले जाइए ताकि आपकी एनसीईआरटी की बातें आपको समझ में आ जाए। टर्म आ रहा सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? जब आपने डीएनए किसी सेल से निकाला और उसका आपने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो दो पीक बन गई थी, एक मेजर बल्क जीनोम पीक बन गई थी, एक सैटेलाइट डीएनए बन गया था। ठीक है जी। तो इन्होंने सैटेलाइट डीएनए को यूज किया एज अ प्रोब। प्रोब क्या है? प्रोब है रेडियो एक्टिव टैग मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं प्रोब। तो प्रोब हम लोग बोलते हैं कोई ऐसी सीक्वेंस जिसकी सहायता से हम किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए का पता लगाएं या आरएनए का पता लगाएं या प्रोटीन में अमीनो एसिड चेन का पता लगाएं, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोब। रेडियो एक्टिव टैग मॉलिक्यूल का टैग मॉलिक्यूल निशानी लगा दी। तो आपने एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाया, सिंगल स्ट्रैंड, वो स्ट्रैंड बनाया है आपने, उस सीक्वेंस को बनाया है। अब हम लोग जानते हैं हम लोग डीएनए की सिंथेसिस कर सकते हैं इन द लैब में भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल डीएनए हम बना सकते हैं लैब में यूजिंग द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो आपने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस कहिए या आपको ये पता है भाई ये वाली सीक्वेंस की पॉलीमॉर्फिज्म हमको ह्यूमन पॉपुलेशन में मिल रहा है, अब आप वही देखना चाहते हैं कि वो वाली सीक्वेंस पर्टिकुलर जो हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं डीएनए जिस बंदे का, उसमें वो सीक्वेंस किसी नंबर के क्रोमोसोम पे कितनी बार रिपीट है, तो आप उसका बना के देंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। भाई सीक्वेंस है, मानिए जिस सीक्वेंस को हम टारगेट करने जा रहे हैं, देखिए इधर देखिए, समझ लीजिए बात को थोड़ी सी, अगर आप बात समझोगे तो चीजें आपको रटने में आसानी हो जाएंगी। वैसे तो ये रटने का ही है लेकिन चीजों को आप समझो। तो देख रहे हैं कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के फलस्वरूप एक एलील बन गया और वो एलील AATTCCGG है, जो क्रोमोसोम नंबर 2 पे किसी बंदे के 6 बार रिपीट है, 3 पे 4 बार रिपीट है, 3 पे दूसरे, भाई हर क्रोमोसोम 2 होंगे, एक पैटर्नल और एक मैटरनल और एक पैटर्नल, माता का पिता का। तो क्रोमोसोम नंबर 2 पे ये सीक्वेंस उसकी 3 बार रिपीट है, दूसरे पे 4 बार रिपीट है, फिर यही सीक्वेंस क्रोमोसोम नंबर 3 पे 6 बार रिपीट है, 5 बार रिपीट है, इसी तरह से सो ऑन। तो ये AATTCG इसके अपोजिट क्या है? क्योंकि ये बना रहा है हमारा किसकी सीक्वेंस? डीएनए की। ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं जो हमारा डीएनए जो हमारे पास है उसमें हम देखना चाहते हैं सीक्वेंस है कि नहीं। आप क्या करोगे? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल करते हुए ये आपने सीक्वेंस बना ली। अब इसको हम, अगर इसकी एनीलिंग हो गई, जो हमारा टारगेट जिस डीएनए को हम करने जा रहे हैं, जब उस पर पोर करेंगे तो इसका मतलब है कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग उसके पास है, तभी तो एनीलिंग होगी, वरना होगी नहीं। ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को गवर्न करते हुए अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस अगर उसमें है तो उसके साथ ही एनीलिंग कर लेगा, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में एनीलिंग के द्वारा जब बनता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। टर्म समझ लीजिए तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब उसने प्रोब रेडियो एक्टिव टैग मॉलिक्यूल, उसको हमने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स की सहायता से
एक सीक्वेंस बनाइए, टारगेट सीक्वेंस, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसको हम जानना चाहते हैं कि उस वाले डीएनए में, हेमराज के डीएनए में, कलराज मिश्र के डीएनए में, फलाने के डीएनए में वो सीक्वेंस है कि नहीं, हम तो ये देखना चाहते हैं। तो जो सीक्वेंस हमको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पॉपुलेशन में मिल रहा है उसी को हम टारगेट करा, हमने वो सीक्वेंस बना ली और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड की सहायता से बना ली। दैट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका की अकरेंस 0.01 से ज्यादा है ह्यूमन पॉपुलेशन में। इट वॉज कॉल्ड एज, इसको बोला जा रहा, ये जो प्रोब बना VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट वेरिएबल, क्योंकि इसकी रिपीटिशन, अब आप याद कर लीजिए, हम लोगों ने देखा था सैटेलाइट को, सैटेलाइट जो डीएनए निकला था उस डीएनए को दो तरह की सब कैटेगरी में बात करी हम लोगों ने, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। वैसे तो कई सब कैटेगरी है, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट में उसको बांटा गया है दो तरह की, तो उसने सब क्लास का जिक्र किया है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट, कौन सा ज्यादा है, AT ज्यादा है कि CG ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो सीक्वेंस अभी मैंने स्ट्रेच लिखा था वो 8 न्यूक्लियोटाइड का बना था, हो सकता है 4 का हम लोग टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है 5 का, हो सकता है 6 का। तो नंबर ऑफ स्ट्रेच, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, ये बात, वो जो स्ट्रेच बन रहा है, जो पॉलीमॉर्फिज्म जिसका देखने को मिल रहा है और कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, इस आधार पे ये सैटेलाइट वाले डीएनए को दो में बांटा, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। एलेक्स जेफरी ने सैटेलाइट डीएनए को टारगेट किया था, वो डीएनए जो हमारा बल्क जीनोमिक डीएनए से अलग निकला था, उसमें जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो हमको पॉपुलेशन में ज्यादा देखने को मिल रहा है, उसमें से कोई सीक्वेंस आप चुन लीजिए, उसके बना लीजिए रेडियो एक्टिव प्रोब, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपने एक सीक्वेंस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना लिया जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड की सहायता से बनाया। अब अगर हम इसको मौका दे कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो डीएनए को हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं उसमें है कि नहीं, तो पहले हमें उस वाले डीएनए को जिसके साथ ये बेस पेयरिंग करने का मौका दे रहे हैं उसको सिंगल स्ट्रैंड में भी तो बदलना पड़ेगा, जो आपकी बुक नहीं बता रही और आप होते हो कंफ्यूज। चलिए आगे भी बताता हूं, आपको समझाता हूं। तो प्रोब तैयार कर लिया, प्रोब तैयार करने के बाद इट वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, वेरिएबल कि वो रिपीट का नंबर अलग अलग है, वेरिएबल नंबर टैंडम, टैंडम का मतलब होता है एक के पीछे दूसरा, जैसे साइकिल के पहिए चलते, साइकिल चलाइए आप तो एक पहिया आगे आगे एक पहिया पीछे पीछे, वो कहलाता है टैंडम। रिपीट बार बार रिपीट होगा, 6 बार रिपीट हो सकता है, 8 बार रिपीट हो सकता है, 10 बार रिपीट हो सकता है। वेरिएबल है, नंबर फिक्स नहीं है। द टेक्निक इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉटिंग, इसमें हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग, भाई प्रोब क्या है, प्रोब हमारा टैग मॉलिक्यूल है। अब अगर वो डीएनए का है तो कहलाएगा सदर्न ब्लॉटिंग, मतलब आप किसी डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस को टारगेट करने जा रहे हैं तो कहलाएगी सदर्न ब्लॉटिंग। अगर आप आरएनए की किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को टारगेट करने जा रहे हैं, आपने प्रोब जो बना रखा है राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना रखा है, आरएनए का है, तो वो कहलाएगा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करने जा रहे हैं तो वो कहलाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये चीज मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं। तो सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब। सदर्न ब्लॉटिंग ये जो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसमें सदर्न ब्लॉटिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। और सदर्न ब्लॉटिंग में हम जो उसको मौका दे रहे हैं, प्रोब जो बनाया है, रेडियो एक्टिव प्रोब बनाया है, और रेडियो एक्टिव प्रोब को हम लोग बाद में अगर ये एनीलिंग हो गई तो रेडियोग्राफी के द्वारा उसको चेक कर सकते हैं कि एनीलिंग हुई कि नहीं हुई। तो बहुत सारे टर्म हैं, उन टर्मों में आप उलझ के रह जाओगे। हर एक टर्म मैंने आपको कोशिश करी है कि मैं समझाऊं, ठीक है जी। याद क्या रखना है आपने, किसने इसको डेवलप किया, एलेक्स जेफरी ने। इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया, लालजी सिंह और VK कश्यप ने। करना क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को टारगेट करना। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन एट अ लोकस इन अ ह्यूमन पॉपुलेशन अपीयर्स, अगर अपीयर हो रही है विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01 देन इट इज सेड टू बी डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किस वजह से हो रहा है, म्यूटेशन की, म्यूटेशन का एक्यूमुलेशन लगातार हो रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। अगर ये जो म्यूटेशन हुआ है जर्म सेल में हुआ है और उसने उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा हार्म नहीं किया है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसकी अकरेंस होती चली जाएगी और धीरे धीरे पॉपुलेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। जब पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा हो गई तो हम लोगों ने बोला डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन जो हो रहे हैं, अगर ज्यादातर चांस क्या है हमको किसमें देखने को मिलेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, क्योंकि कोडिंग सीक्वेंस में अगर हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी आगे
पास आउट नहीं होगा, वो ऑर्गेनिज्म को इतना इफेक्ट कर देगा कि रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी वो नहीं रहेगा या उसके खुद ही के एग्जिस्टेंस पे सवाल है। तो इस तरह के जो म्यूटेशन कोडिंग सीक्वेंस में अगर हो रहे हैं तो ज्यादातर वो डाई आउट हो जाते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंस में जो म्यूटेशन हो रहे हैं और उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को ज्यादा हार्म नहीं कर रहे, उनकी अक्रेंस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हो जाते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ DNA fingerprinting as well as genetic mapping, and DNA polymorphism is also very crucial for the point of view of speciation and evolution। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इन्होंने क्या किया था, एलेक्स जेफरी साहब ने सैटेलाइट डीएनए को टारगेट किया था। सैटेलाइट डीएनए कौन है? हम जेनेटिक वेरिएशन देखने जा रहे हैं, दो लोगों का डीएनए कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करने पे आ जाएंगे और 3.3 × 10⁹ बेस पेयर को, जो हमारा हैप्लॉइड का डीएनए कंटेंट है, उसको अगर हम टारगेट करेंगे तो हम तो भैया बूढ़े होकर मर जाएंगे। हमें क्या करना है, हम उसमें से जानते हैं 99.9% तो सेम है, तो हमने किसको टारगेट करना है? 0.1% वाले को। उसको आप जब डीएनए डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, सैटेलाइट डीएनए जो अलग हो गया, उसी में आपको रिपीटेटिव डीएनए भी मिल रहा है। रिपीटेटिव डीएनए क्या है? रिपीटेटिव डीएनए सैटेलाइट डीएनए की एक कैटेगरी है, उसमें हम देख रहे हैं कि कई बार रिपीट कोई सीक्वेंस हो रही है, इसलिए उसको बार बार रिपीटेटिव अकरेंस होने की वजह से उसको हम लोगों ने रिपीटेटिव डीएनए बोला है, उसी को टारगेट करना। और रिपीटेटिव डीएनए फर्दर मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, इन्होंने किसको टारगेट किया था? इन्होंने सैटेलाइट डीएनए में मिनी सैटेलाइट को टारगेट किया था और उसके प्रोब बनाए थे। प्रोब क्या है? प्रोब है हमारा रेडियो एक्टिव टैग मॉलिक्यूल। टैग का मतलब क्या? टैग का मतलब निशान लगा देना। आपने वो पिक्चर देखी होगी अपने आमिर खान और सलमान की, बड़ी वो हिट पिक्चर है, एक ही पिक्चर तो इनकी आई है, उसमें वो कहता है जी ये टैग लगाया, इसके मार्क लगाया, तेजा, तेजा को कैसे पहचानेंगे? मार्क इधर है, कहता है मार्क का मतलब टैग। आप जो अपना पोर कर रहे हो अपना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, आप जो डीएनए की सीक्वेंस उस पर डाल रहे हो, उड़ेल रहे हो, उसको कैसे पहचानोगे? क्योंकि उस पर आपने टैग लगा दिया, नेम प्लेट लगा दी है। नेम प्लेट लगा दी, आप उसको पहचान ले। वो नेम क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव मीडियम पे उसको ग्रो कराया है, मतलब डीएनए का फॉर्मेशन कराया है, उस डीएनए के सेगमेंट में रेडियो एक्टिविटी है जिसको बाद में आप पहचान लेंगे। तो आपने अपनी भेड़ों के झुंड में छोड़ दी। अब ये भेड़ अपना साथी ढूंढ रहा है और साथी के साथ वो बेस पेयरिंग कर लेगा। तो आपने अपनी भेड़ पे एक नेम प्लेट लगा रखी है ताकि आप कल को पहचान लें कि भैया मेरी भेड़ ये थी, इस पे नेम प्लेट टैग लगा था और इसने अपना साथी ढूंढ लिया। साथी क्या ढूंढ लिया? कि जो आपने डीएनए की सीक्वेंस भेजी है, हमें डीएनए की सीक्वेंस हमें पता है ना, उसकी हमने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बना ली। मानिए ये सीक्वेंस है, सिंगल स्ट्रैंड बना लिया, ये रेडियो एक्टिव है, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर अगर वो उस वाले डीएनए में होगा जिसपे इसको हमने उड़ेला है, जैसे ही इसको ये वाली सीक्वेंस मिलेगी, ये उसके साथ एनिलिंग कर लेगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर ये सीक्वेंस नहीं होगी तो एनिलिंग नहीं होगी। यही तो हमें देखना कि एनिलिंग कितनी जगह हुई, कितनी जगह ये एनिलिंग हुई, कितनी जगह हाइब्रिडाइजेशन हुआ, किसी क्रोमोसोम पे ये सीक्वेंस कितनी बार रिपीट है डीएनए पर, वही तो हमें देखना है, हमने वही देखना है। तो सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब हम यूज कर रहे हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे, उसका हमने बनाया है, थ्रेड बनाया है। तो सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब, प्रोब का मतलब रेडियो एक्टिव टैग मॉलिक्यूल दैट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसकी प्रेजेंस है। ऐसा आपने सीक्वेंस ढूंढा है जिसकी 0.01 से ज्यादा अपीयरेंस है। अगर उसकी अपीयरेंस ही 0.01 से ज्यादा नहीं तो भैया वो तो कोई हजारों लाखों में एक, उसको कहां ढूंढने निकल पड़े यार। It was called as a VNTR, variable number tandem repeat. The technique involved southern blotting, western blotting, northern blotting, southern blotting है जब आप किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को टारगेट करते हैं अपने स्पेसिमेन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। अगर आप आरएनए को यूज करते हैं और आरएनए की एनीलिंग करवाने जा रहे हैं तो यूज होता है टर्म नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स कह लीजिए। स्पेसिफिक प्रोटीन को अगर हमें टारगेट करना है तो वो कहलाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब। अब हम लोग आते हैं स्टेप कि अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप क्या है। सारी बातें अब आप मेरे ख्याल से समझ चुके हो। अब हम लोग आते हैं स्टेप्स पे। आइए देखिए स्टेप्स देखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम डीएनए का कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें डीएनए आइसोलेट करना है। मानिए एक बंदा खड़ा हुआ, उसने बोला जी ये फलाना हमारा फादर है,
फादर है ये हमारे, तो फादर है हमारे, अब उसका हम डीएनए मैचिंग करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, तो डीएनए तो चाहिए ना, दोनों का डीएनए लेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए बायोटेक में इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि आइसोलेशन कैसे करते हैं। तो आइसोलेशन करने के लिए हमें डीएनए को निकालना पड़ेगा। डीएनए है कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर है तो उसमें हमें सेल मेम्ब्रेन वगैरह को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, लाइपेज प्रोटीएज वगैरह का हमें उसमें मिलाना पड़ेगा। और लाइपेज प्रोटीएज वगैरह में ना, उन्हें लिपिड का डाइजेशन कर दिया, प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया। उसके अलावा आपको डाइजेशन किसका कराना? आरएनए का, आरएनएज मिला देंगे। आखिरी में आके चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाएगा, उसको हम लोग स्पूलिंग से निकाल लेंगे। तो डीएनए को निकाल लिया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अगर हमको प्लांट सेल से निकालना है तो हमको सेलुलेज का भी करना पड़ेगा, अगर हमको फंगल सेल से निकालना है तो काइटिनेज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उस सेल में सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, वेयर एज इन फंजाई द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो प्लांट सेल से ले रहे हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा सेलुलेज एंजाइम, फंगल सेल से ले रहे हैं तो इस्तेमाल करना पड़ेगा काइटिनेज। मतलब हमने डीएनए को निकाल लिया, आइसोलेशन कर लिया। उसके बाद आप जानते हैं डीएनए इज द लार्जेस्ट बायो मैक्रोमोलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। अब हम उसका डाइजेशन करवाएंगे। डाइजेशन का मतलब पचाना नहीं, डाइजेशन का मतलब काटना, पीसेस करवाएंगे। उसके पीसेस करवाए, फ्रेगमेंटेशन करवाया बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ये कट कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को, एंडोन्यूक्लियस अंदर की तरफ से कट कर देते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड काट देंगे और डीएनए के टुकड़े कर देंगे। ये मॉलिक्यूलर सीजर कहलाते हैं। इनके बारे में और डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक में। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर लिए। अब ये छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स हो गए, क्योंकि भैया ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपनी पसंद की साइट पे काटता है, जहां पे उसको उसकी पसंद की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेगी वहां से काट देगा। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो उसको मिल रही है, हो सकता है 20 से 40 न्यूक्लियोटाइड के बाद मिल रही है, हो सकता है 1000 के बाद, हो सकता है 10,000 के बाद। तो जहां पे वो रीड करता चल रहा डीएनए स्ट्रैंड को, जहां जहां उसका रिकॉग्निशन साइट मिल रही है कि वो डीएनए के पैलिंड्रोम साइट को रीड कर पा रहा है, वहां पे वो काटता है। तो ये इस तरह से हम देखेंगे छोटे बड़े टुकड़े हो जाएंगे। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, छोटे बड़े टुकड़े हो गए। अब इन छोटे बड़े टुकड़ों को हमें अलग करना है, सेपरेशन करेंगे छोटे बड़े टुकड़े बाय मींस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग अगारोस जेल के मीडियम में वेल बना के पोर कर देते हैं डीएनए, और दूसरे एंड पे हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है वाया मीडियम हमारा अगारोस जेल। तो कोई फोर्स से आप किसी चीज को खींच रहे हो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो जनरेट हुई, तो जो अगर मानिए हम फोर्स लगा के कार को खींचे और ट्रक को खींचे एक ही फोर्स लगा के, तो कार को बहुत आसानी से खींच लेंगे। इसलिए डीएनए का वो स्ट्रैंड जो छोटा है वो ज्यादा दूर तक डिस्प्लेस हो जाता है, और डीएनए का बड़ा स्ट्रैंड वेल से कम दूर तक डिस्प्लेस होता है। मतलब छोटे बड़े के आधार पे अब ये अलग हो गए बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कहलाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका हम लोग आगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे अपना बायोटेक में फिर से इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट कर लिया डीएनए फिगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके लिए टर्म यूज होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये शुरू के जो 3 स्टेप है ये आपकी बुक के एज इट इज लिखे गए हैं। चौथा स्टेप जो है ये आपकी बुक में दिया नहीं है, जो कि दिया होना चाहिए था, आपकी बुक में दिया नहीं है। और जो अगर बच्चा सिंसियर है, जो ध्यान से पढ़ रहा है, इसको समझ रहा है, उसके दिमाग में ये घंटी जरूर बजेगी कि सर ये तो हुआ नहीं तो वो कैसे हो गया, ये तो हुआ नहीं वो कैसे हो गया। मतलब जब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बना नहीं तो एनीलिंग कैसे हो जाएगी। भाई आप किसी से भी डीएनए ले रहे हो, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए में एनीलिंग कैसे होगी। एनीलिंग तभी होगी जब वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा, तभी तो उसका काउंटर पार्ट जो आप प्रोब पोर करने जा रहे हो उसके साथ एनीलिंग करेगा, वरना एनीलिंग कैसे करेगा। तो पहले हमें डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदलना पड़ेगा। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में बदलने के लिए हम लोग करते हैं ट्रीटमेंट बाय एल्कली केमिकल्स। एल्कलाई केमिकल्स के साथ हम लोग इसको ट्रीट करते हैं, जिससे इसके बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के फ्रेगमेंट्स में बदल जाता। अभी तक ये डबल स्ट्रैंड था, अब ये सिंगल स्ट्रैंड में बदल गया, तो एसएस डीएनए बन गया। आई बात समझ में। ये चौथा स्टेप याद रखिएगा, आपकी बुक में नहीं है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बनाने के बाद अब हम इनके टुकड़ों को, जो टुकड़े अलग अलग हो गए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, उन टुकड़ों को शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन।
और नाइलॉन मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन की मेम्ब्रेन पे इन टुकड़ों को हमने शिफ्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने उस पर पोर किया, उड़ेला है जो हमने VNTR प्रोब बनाए हैं, लैब में जो प्रोब बनाए हैं VNTR वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट, जो हमने एक सीक्वेंस सोची टारगेट कर रहे हैं कि वो सीक्वेंस इसके अंदर है कि नहीं, हम उसको जानना चाहते हैं। तो हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर वाली DNA सीक्वेंस को जो रेडियो एक्टिविटी से, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो प्रोब इसीलिए बोल रहे हैं, टैग मॉलिक्यूल इसीलिए बोल रहे हैं। अब उस पर हमने पोर किए VNTR प्रोब। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की सीक्वेंस होगी हमारे टारगेट वाले DNA में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एनीलिंग हो जाएगी। एनीलिंग हो जाएगी तो जब आपने पोर किया उसके बाद आपने उड़ेल दिया, उसमें से एक्सेसिव निकल गए, जिन्होंने एनीलिंग कर ली। अब हम ये देखेंगे कि एनीलिंग हुई है कि नहीं हुई है, डबल स्ट्रैंड DNA बना है कि नहीं बना है। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट्स बाय मींस ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। अब हम डिटेक्शन हम जानना चाहेंगे कि भैया ये जो हमने DNA प्रोब पोर किए हैं वो एनीलिंग उन्होंने करी है कि नहीं करी है। तो वो जानने के लिए हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट, एक हमारा DNA का स्ट्रैंड, एक उसका DNA का हाइब्रिड बन गया, दोनों में एनीलिंग हो गई, डबल स्ट्रैंड DNA बन गया। अब उसको हम ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी क्या होती है, अब हम नाइलॉन, ये जो हमारी नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है, इसको हम एक्सरे करेंगे इसका, और उस एक्सरे फिल्म पे एक्सपोज किया इसको, उसके बाद उसको डेवलप कर लिया एक्सरे फिल्म को। तो एक्सपोजर आफ्टरवर्ड्स डेवलप द एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म को जब डेवलप करेंगे तो जहां जहां पे ये बैंड बन गए हैं, डबल स्ट्रैंड बैंड, ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी, वो बैंड हमें एक डार्क कलर के बैंड से दिखाई देंगे, डार्कर वहां पे दिखाई देगा, जो इस बात का इंडिकेटिव है कि यहाँ पे एनीलिंग हो गई है। वो डार्क बैंड जो अपीयर हो रहे हैं बेसिकली वही पैटर्न कहला रहा DNA फिंगरप्रिंटिंग। और DNA फिंगरप्रिंटिंग हर का स्पेसिफिक होता है, केवल दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं आपस में जो एक ही जैसा DNA फिंगरप्रिंटिंग DNA बैंड पैटर्न दिखाएंगे। वो दो बंदे होंगे एक दूसरे के मोनोजाइगोटिक ट्विंस, केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस के DNA बैंड जो है पैटर्न जो है सेम होगा, बाकी किन्हीं भी दो का इस संसार में एक जैसा नहीं हो सकता, अलग अलग होगा, केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस का होगा। इवन भाई बहन का या मतलब भाई बहन का भी अलग होगा, क्योंकि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है, गैमीट आ रहा है, तो कभी कोई क्रोमोसोम कभी कोई, वो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसमें तो मतलब मैटर ऑफ चांस है। तो अब आपने क्या किया, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट्स बाय मींस ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी की आपने ये जो नाइट्रोजन सेलुलोज जो मेम्ब्रेन है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन की मेम्ब्रेन, जब उसमें एनीलिंग हो गई आपने उसको एक्सपोज किया, एक्सरे को एक्सरे फिल्म से एक्सपोज किया, एक्सरे फिल्म पे उसका आपने इंप्रेशन लिया, मतलब कहिए एक्सपोज किया, और उसको आपने डेवलप करा लिया। तो आपको डार्क कलर के जो बैंड दिख रहे हैं वही है DNA फिंगरप्रिंटिंग या DNA प्रोफाइलिंग या DNA टाइपिंग। अब जब आप इसका कंपैरिजन करते हो तब आपको ये पता लग जाएगा कि ये एक ही बंदे का DNA है या क्या है, मतलब वो बात आपको पता लग जाएगी। कैसे, वो एप्लीकेशन कैसे करने हैं उसको आइए हम लोग अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी ध्यान में रखिएगा, ऑटो रेडियोग्राफी और सिंगल स्ट्रैंड DNA जो बनाया वो भी ध्यान में रखिएगा। आइए अब ये जो एलेक्स जेफरी साहब ने जो VNTR प्रोब यूज किए, द VNTR प्रोब बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA। वो सैटेलाइट DNA के हिस्सा थे। सैटेलाइट DNA आप जानते हैं कि सैटेलाइट DNA क्या है, बल्क जीनोमिक DNA, सैटेलाइट DNA। सैटेलाइट DNA में जो रिपीटेटिव DNA मिल रहा है उसमें अब सैटेलाइट DNA को फर्दर बांटा है, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट एंड सम अदर क्लासेस, ये आपकी बुक कह रही है। तो उसमें से मिनी सैटेलाइट वाले हम लोगों ने टारगेट किए हैं सीक्वेंसेस। उसमें जो सीक्वेंसेस मिल रहे हैं उनमें से कोई सीक्वेंस जिसकी पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता है कि ह्यूमन पॉपुलेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी आज की तारीख में 0.01 से ज्यादा है, आपने उसका बना लिया प्रोब। तो उसका काउंटर पार्ट बना लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज करते हुए रेडियो एक्टिव काउंटर पार्ट बना लिया, वो कहलाएगा प्रोब। A small DNA sequence is arranged randomly in many copy number। तो ये स्मॉल DNA की सीक्वेंस है, छोटी सी एक DNA की सीक्वेंस होगी, स्मॉल DNA सीक्वेंस इज अरेंज्ड रैंडमली, एक के पीछे दूसरी कई बार। वो रैंडमली कई बार जो रिपीट हो रहा है वो उसका कॉपी नंबर कहला रहा। कितनी बार रिपीट है वो कॉपी नंबर है। तो कॉपी नंबर किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, 12 ये देखने को मिल सकता है, कॉपी नंबर अलग अलग है। A small DNA sequence is arranged randomly
इन मैनी कॉपी नंबर। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम। अब ये अगर मानिए AATTCCGG, ये जो AATTCCGG है इसकी रिपीटिशन है, अब वो 6 बार हो सकती है, 8 बार हो सकती, 9 बार हो सकती, 10 बार, ऐसे अलग अलग रिपीटिशन है। और वो हर क्रोमोजोम पे जो हमारे 23 क्रोमोजोम है उन 23 क्रोमोजोम के पेयर हैं, 46 क्रोमोजोम है। तो एक हमें हमारे मदर का, एक हमें हमारी फादर का जो मिला है उस पे अगर इसकी अकरेंस हम देखेंगे, ये जो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट जो प्रोब बनाया है उसकी अकरेंस अलग अलग हमें देखने को मिलेगी, उसका कॉपी नंबर अलग अलग है, हर क्रोमोजोम पे अलग अलग है। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम, ये जरूरी नहीं कि अलग अलग ही हो सकता है। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल में ये अलग है। तो हर इंडिविजुअल का जो बैंड दिखाई देगा अलग दिखाई देगा। द नंबर ऑफ रिपीट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यही पॉलीमॉर्फिज्म है। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या, म्यूटेशन की हर एक में अलग अलग है। द नंबर ऑफ रिपीट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बहुत रूप है। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ वेरिएबल नंबर टैंडम नंबर, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, इसका क्या कहा, इसके फलस्वरूप कि उसकी रिपीटिशन कम ज्यादा कई कई तरह की है। एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ वेरिएबल टैंडम नंबर VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 किलो बेस, KB का मतलब किलो बेस, 1 किलो इज इक्वल टू 1000, कि इसमें जो बेसिस हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट 4, अब 4 का अगर 200 बार अकरेंस हो गई, AATTCCGG 8 की 200 बार अकरेंस हो गई तो कितना हो गया, 8 × 200 कर लीजिए 1600, तो किलो बेस से ज्यादा हो गया, 1 किलो बेस से मोर देन 1 किलो बेस हो गया। तो 1 इसकी जो अकरेंस है, इसका साइज VNTR का वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट का, क्योंकि कॉपी नंबर अलग अलग है इसलिए इसका साइज 0.1 to 20 KB के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे, आपने DNA निकाला किसी का और DNA निकालने के बाद आइसोलेशन किया, आइसोलेशन के बाद डाइजेशन किया, डाइजेशन के बाद सेपरेशन ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर फ्रेगमेंट किया, उसके बाद आपने क्या किया जी, उसके बाद आपने उसको एल्कली से ट्रीटमेंट कर लिया, सिंगल स्ट्रैंड DNA बनाने के बाद आपने उसको नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन की मेम्ब्रेन पे, सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आपने उस पर पोर किया है। पोर क्या किया था, पोर हम लोगों ने किया था प्रोब, रेडियो एक्टिव हमारा जो DNA, एक हमने जो सीक्वेंस जो पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम देखने जा रहे हैं कि इस वाले DNA में उसकी अकरेंस कितनी बार है, उसका प्रोब आप उस पर पोर करेंगे, एनीलिंग का मौका देंगे, उसके बाद आप एक्सेसिव को गिरा देंगे, नायलॉन को फिर आप मेम्ब्रेन को आप एक्सपोज करेंगे एक्सरे से, और उसके बाद आप उसको डेवलप कर लेंगे तो आपको डिफरेंट साइज के बैंड, डार्क बैंड दिखाई देंगे। बैंड का अपीयर होना इस बात का घोतक है, इस बात का संकेत है, इस बात का इंडिकेशन है कि दैट द सीक्वेंस यू पोर्ट and the DNA over which DNA that has the complementary sequence of it, उसमें complementary sequence थी। अब जितनी थी, जहां जहां थी उतनी जगह एनीलिंग हो गई, उसी हिसाब से बैंड आपको दिखाई देगा अलग अलग साइज का। Consequently after hybridization with VNTR probe, the radiography, एक्सरे का आपने एक्सपोजर किया और एक्सरे फिल्म को डेवलप कर लिया, रेडियोग्राफी वो जो बना वो कहलाएगा रेडियोग्राम। रेडियोग्राफी गिव्स मैनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के आपको बैंड दिखाई देंगे, क्योंकि अलग अलग क्रोमोजोम पे इसकी जो लेंथ है उस लेंथ की नंबर ऑफ कॉपी नंबर अलग अलग है, तो आपको जो बैंड दिखाई दे रहा है वही है DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब आप उसका कंपैरिजन कर लेंगे, कंपैरिजन करके आप अपने निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। अगले स्लाइड में आपको वही एक मैं बना के बैंड पैटर्न बना के दिखाता हूं और उससे कंक्लूजन बताता हूं कि क्या कंक्लूजन निकाला गया। आइए हम लोग एक सैंपल देखें, हम लोग देखें कि क्या DNA फिंगरप्रिंटिंग का क्या यूज हो सकता है। एक हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग किस तरह से फॉरेंसिक मेडिसिन में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी, आइए। तो यहाँ पे 3 DNA के पैटर्न बने हैं, 3 DNA के बैंड बने हैं। एक तो ये वाला जो है ये क्राइम सीन पे, मानिए बैंक रॉबरी हुई है या कोई रेप विक्टिम है या कहिए आप कोई मर्डर केस है, जैसे कि अभी आप वो देख रहे हैं सुशांत का, तो सुशांत मर्डर केस में मानिए आपको क्राइम सीन पे कुछ ऐसा मिल जाए सेल, जिस सेल से आप DNA को एक्सट्रैक्ट कर सके, तो आपके पास जो कल्प्रिट है उसका एक तरह से सैंपल आ गया DNA का। मोस्ट प्रोबेबली ये चीज साबित हो रही है
कि ये जिस बंदे की सेल है वो बंदा क्राइम सीन पे था। तो एक आपको हेल्प मिल रही है। मानिए सुशांत के नेल्स में आपको कुछ ह्यूमन स्किन की मिल जाए, खरोंचे जो नेल्स में हो, या उसके हाथ में आपको हेयर फॉलिकल्स मिल जाए, या कुछ ऐसा क्राइम सीन पे ब्लड मिल जाए, या कुछ मिल जाए ऐसा क्राइम सीन पे जिससे आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और आपने उसकी प्रोफाइलिंग करी, ये बैंड आ गए। अब क्रोमोसोम नंबर 7 देखिए, 2 है क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 7 2 है, एक मदर का एक फादर का। इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 2 एक मदर का एक फादर का, और 16 भी 2। 7 2 16 के 3 मैंने एक हाइपोथेटिकल पोजीशन को क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूँ। 23 है, उनमें से ये हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपको ये मैंने बना दिए हैं, ये बेसिकली बता रहा है कि कितने बैंड अपीयर हो रहे हैं। जो आप एक सीक्वेंस टारगेट कर रहे हैं, मानिए वो सीक्वेंस टारगेट हमने करी है AATTCCGG कि ये सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म, ये सीक्वेंस का रिपीटिशन कितनी बार है। तो पता लग रहा है जो आपने प्रोफाइलिंग करी, डीएनए जो निकाला है, वही डीएनए आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया। आइसोलेशन के बाद आपने क्या किया, डाइजेशन ऑफ डीएनए किया। डाइजेशन के बाद क्या किया, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, फ्रेगमेंट्स किया है अकॉर्डिंग टू देयर साइज बाय मीन्स ऑफ परफॉर्मिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देंगे तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स अपने छोटे बड़े साइज में अलग अलग हो जाएंगे। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद क्या किया, सच आपकी बुक कह रही ट्रांसफर टू द सेमी सिंथेटिक या हमारी सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया। उसमें एक स्टेप मैंने और जोड़ दिया है कि भैया अभी तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए एलिलिंग कैसे कर लेगा, उससे पहले आप उसको एल्कली सोल्यूशन से ट्रीटमेंट करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदल देंगे। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में बदलने के बाद अब आपने उसको ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन मेम्ब्रेन पे, सेमी सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उस पर पोर करेंगे VNTR प्रोब, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। VNTR क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें रिपीटिशन जो है इस सीक्वेंस की, वो कॉपी नंबर अलग अलग है, हर क्रोमोसोम पे अलग अलग है। वेरिएबल नंबर वेरिए करेगा नंबर, टेंडम एक के पीछे दूसरा, AATTCCGG, उसके पीछे फिर वही, उसके पीछे फिर वही, उसके पीछे फिर वही, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। ये आपने बना लिया रेडियो एक्टिव प्रोब। ये आपने डीएनए की ये सीक्वेंस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोब आपने बनाया है लैब में, और उसको बनाने में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज किया है, इसलिए इसमें रेडियो एक्टिविटी है। अब आपने इसको पोर कर दिया नायलॉन की मेम्ब्रेन पे, उसमें सिंगल स्ट्रैंड वाले डीएनए है, तो ये एनीलिंग किससे करेगा, हाइब्रिडाइजेशन जब उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस डीएनए में हो, जहां जहां होगी वहां वहां ये एनीलिंग कर लेगा। अब आपने एक्सेसिव डीएनए को गिरा दिया, उसके बाद आपने ऑटो रेडियोग्राफी कर ली। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या किया कि आपने एक्सरे से उसको एक्सपोज किया है, एक्सरे का एक्सपोजर दिया और एक्सरे को डेवलप कर लिया, तो एक्सरे फिल्म को डेवलप कर लिया, तो उस पर आपको डिफरेंट कलर के डिफरेंट साइज के बैंड आपको दिखाई देंगे। साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी बार रिपीटिशन है, डिफरेंट साइज के बैंड दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह से बैंड पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा पूरा आपकी बुक में भरा हुआ है, यहाँ पे भर नहीं सकता था मैं, मानिए पूरा पूरा भरा हुआ है। तो आपकी बुक का डायग्राम देख लीजिए, उसमें ऐसे ही बना है, तो उसको उसने फिलअप कर दिया है पूरे से ये बॉक्सेस फिलअप है। ये बता रहा है, ये एक बॉक्स बता रहा है कि वो सीक्वेंस एक बार है, 2 बॉक्स का मतलब 2 बार है, 2 बार रिपीट हुआ, 3 बॉक्स का मतलब 3 बार। तो 7 नंबर के क्रोमोसोम पे वो क्राइम सीन से लिया है, और ये आपका 2 सस्पेक्ट है। ये जो आपका है अपना सुशांत, मानिए सुशांत के घर में सीसीटीवी कवरेज हमको मिल जाए और सुशांत घर में अकेले हो बाबूजी, और आपने सीसीटीवी कवरेज की फुटेज देखी, आपको पता लगा जी भाई इसका मर्डर, पोस्टमार्टम से पता लगा कि इसका मर्डर करीब सुबह के 8 बजे हुआ है, और सीसीटीवी कवरेज की फुटेज से आपको पता लग रहा है कि 8 बजे से 7 बजे से 8 बजे तक उसके यहाँ 2 आदमी गए, ए और बी। अब वही दोनों हो सकते हैं कल्प्रिट, उन्हीं दोनों ने ही किया है, कोई बाहर वाला और तो कोई आया नहीं। तो आपने जो क्राइम सीन से मिला डीएनए, उसकी प्रोफाइलिंग कर ली, उसके बैंड बना लिए, और ए और बी से आप उसका डीएनए सैंपल मांगेंगे। अगर वो नहीं देंगे तो आप भाई कैसे भी लेंगे, डीएनए सैंपल लेंगे, और डीएनए की उनकी भी प्रोफाइलिंग कर ली। अब आप बैंड जो बने हैं, पैटर्न जो बना है, उसकी मैचिंग कर रहे हैं कि क्राइम सीन पे कौन था, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। इसके जो पैटर्न है वो ए के पास ही होंगे, या ए के अलावा किसके पास होंगे, इसके मोनोजाइगोटिक ट्विंस के पास होंगे, और किसी के पास नहीं होंगे। तो एग्जैक्ट मैचिंग जो हो रही है
वो साबित कर रहा है कि क्राइम सीन पे कौन था। तो देखिए क्या है, क्रोमोसोम नंबर 7 एक मदर का एक फादर का जो क्राइम सीन से मिला, एक पे 4 जगह ये अकरेंस है इस सीक्वेंस की। क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक वाले क्रोमोसोम पे ये 4 टाइम अपीयर हुई है ये सीक्वेंस, और एक क्रोमोसोम पे ये इसकी अपीयरेंस कितनी बार है, इसकी अपीयरेंस 5 टाइम्स है। अब इसमें देखिए किसमें, क्रोमोसोम नंबर 7 इसमें 4 बार अपीयरेंस और 5 बार अपीयरेंस, ये वाला बैंड मैच हो रहा है। इस वाले में जो बी वाला हमारा सस्पेक्ट है, कल्प्रिट जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये हो सकता है, इसमें एक जगह 2 और एक जगह 3, ये नहीं था क्राइम सीन पे, ये हो सकता है क्राइम सीन पे, एक मैच हुआ। आगे चलिए, क्रोमोसोम नंबर 2 पे उसकी 3 3 6 1 7, एक क्रोमोसोम पे 7 बार अपीयरेंस है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की, पर्टिकुलर सेगमेंट जो हाइपोथेटिकल सीक्वेंस हमने यहां लिखी हुई है। क्रोमोसोम नंबर 2 पे एक वाले क्रोमोसोम नंबर 2 पे 7 बार ये अपीयर हुआ है और दूसरे वाले क्रोमोसोम पे 5 बार। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार और 5 बार, ये वाला भी बैंड मैच हो गया। और फिर क्रोमोसोम नंबर 16 वाला भी मैच हो रहा है। इससे क्या मतलब निकल रहा है, इससे मतलब ये निकल रहा है कि ये बाबूजी ये हमारे क्राइम सीन पे थे, ये नहीं थे। तो इनसे अब आप फर्दर इंटेरोगेशन करोगे, इनको और ग्रिल करोगे और इनसे वास्तविकता को बुलवाओगे कि भैया तूने ही, तेरा ही किया दिया है ये। ठीक है जी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत पावरफुल टूल है इन सब बातों को सुलझाने में, फॉरेंसिक मेडिसिन में बड़ा हेल्पफुल है। क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला है और जो सस्पेक्ट है आपके, अगर उनका डीएनए बैंड मैच हो जाता है, देन द पर्सन कांट डिनाई दैट ही इज नॉट प्रेजेंट ओवर द दैट क्राइम सीन, कि वो उस क्राइम सीन पे नहीं था, ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, वो उस चीज को डिनाई नहीं किया। फुल प्रूफ आपका एविडेंस है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते कि भैया मेरे जैसा डीएनए तो 10 लोगों में हो सकता है, ऐसा आप नहीं कह सकते। सेम जेनेटिक मेकअप, सेम जीनोटाइप, केवल किसमें आपको मिलेगा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। अब अगर मानिए ये डिस्प्यूटेड पैटर्निटी का केस हो, अब इसको हम दूसरे तरह से बनाते हैं। अब मानिए ये केस है मर्डर का, या ये क्राइम का केस नहीं है, ये बंदा ऐसा है जो कह रहा है कि मेरे पापा ये हैं और ये साथ में। अभी एक पिक्चर आई थी वो सैफ अली खान की, दोबारा से जवान जाने मन, कुछ इस तरह से पिक्चर थी, अभी कुछ दिन पहले आई है। उसमें यही दिखाया है कि वो लड़की आती है जिसमें पूजा बेदी की बेटी इंट्रोड्यूस हुई है, न्यू कमर, और उसकी यही है कि वो आके कहती है जी मेरे को माँ ने बोला है कि 3 बंदे ऐसे हैं जो तुम्हारे फादर हो सकते हैं। तो उससे आगे कहती है अपनी डीएनए मेरे साथ मैच करवाओ, डीएनए प्रोफाइलिंग करवाओ, और आखिरी में सिद्ध हो जाता है सैफ उसका फादर है डीएनए प्रोफाइलिंग से। कैसे, वो समझ लीजिए। तो मानिए ये कोई बंदा है XYZ, मिस्टर एक्स। अब देखिए इसको अलग तरह से मैं बनाता हूं। ये मिस्टर एक्स है जो इसको कह रहे हैं कि ये मेरे फादर हो सकते हैं, इनको शक है कि ये इनके फादर हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं, या एक और तीसरा, कोई तीसरा बनाने का समय नहीं है, आप लोग उलझोगे। 2 को ही मान लो कि ये देखना चाहता है कि इसका फादर कौन है, या तो ये या तो ये। तो क्या है, अब आप देखो, थोड़ा सा मुझे इसको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, लेकिन बात आपकी समझ में आ जाएगी। कैसे समझ में आ जाएगी अभी समझाते हैं। देखिए अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। ये बंदा है जो इस चीज को क्लेम कर रहा है कि मेरे फादर, उसको शक है इन दोनों में से, ठीक है, उनकी वसीयत में हिस्सा मांग रहा है। वो इसको कह रहा है जी गुप्ता जी संजय गुप्ता मेरे फादर है। ये मनीष गुप्ता है इसका नाम, मनीष गुप्ता नाम रखा हुआ उसने अपना। तो मनीष ये कह रहा है कि संजय, या तो संजय मेरे फादर है या विजय मेरे फादर है। उसको डाउट संजय पे है कि संजय इसके फादर है। तो आप क्या करेंगे भैया, यही करेंगे कि आप मानिए ये वो केस हो सकता है कि हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, कोई शक है कि बच्चा चेंज हो गया, ऐसा मान लीजिए। तो ये कह रहा है, उस तरह से देखें वो ज्यादा बेटर होगा। ये कह रहा है ये मेरा बेटा, ये कह रहा है ये मेरा बेटा। भाई बेटा थोड़ी ना 2 को क्लेम कर लेगा, 2 बाप एक बेटे को क्लेम, ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा बेटर आपके लिए समझ में आएगा। कि मानिए हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई इन दोनों के, और डिलीवरी हुई और ऑल ऑफ सडन अर्थक्वेक आया, और इन लोग को बच्चे डिलीवर होने से पहले, मतलब इन लोग को बच्चे हैंडओवर होने से पहले, पोजीशन मिलने से पहले भगदड़ मची, और उस भगदड़ में
शायद बच्चा स्वैप हो गया और ये नहीं समझ पा रहे, ये कह रहा कि मेरे तो बेटा हुआ था, वो कह रहा मेरे तो बेटा हुआ था, और इनको जो हॉस्पिटल ऑफर कर रहा, डॉटर ऑफर कर रहा, अब ये कह रहे हैं जी ये बेटा मेरा है, ये कह रहे हैं ये बेटा मेरा है। तो कैसे सॉल्व होगा? बाय मीन्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मेथड सॉल्व हो जाएगा। इनकी प्रोफाइलिंग करवाई, इनकी प्रोफाइलिंग करवाई, और जिसको ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा सन है, वो कह रहा मेरा सन है, तो उससे साबित हो जाएगा। अब आप देखो साबित कैसे हुआ। साबित ऐसे हुआ जब डीएनए प्रोफाइलिंग कराई, मनीष के पास जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे, क्रोमोसोम नंबर 7 पे, एक क्रोमोसोम पे 4 वो अपीयरेंस है उस बैंड की, पॉलीमॉर्फिज्म की, कोई भी सीक्वेंस आप मान लो जिसकी ह्यूमन पॉपुलेशन में 0.01 से ज्यादा अकरेंस है, वो आप कोई भी एक सीक्वेंस मान सकते हैं। तो हम सीक्वेंस मान लेते हैं 80 CG, ये मान लेते हैं, चलिए 80 CG। इसके जो बैंड बनाए गए तो बैंड देखा गया क्रोमोसोम नंबर 7 पे, एक क्रोमोसोम नंबर 7 पे बैंड की अपीयरेंस 4 टाइम्स है, और एक क्रोमोसोम नंबर 7 पे बैंड की अपीयरेंस 5 टाइम है। उसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 2 पे इस वाली सीक्वेंस की अपीयरेंस 3 3 6 7 टाइम्स है, और क्रोमोसोम नंबर 2 जो दूसरा है उस पे अपीयरेंस 5 टाइम है, और क्रोमोसोम नंबर 16 पे 5 टाइम्स है, और एक पे 3 3 6 8 टाइम्स है। ठीक, अब इनका जब हम पैटर्न मैच करते हैं, देखिए संजय के साथ मैच करिए, तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस इसमें हमें एक क्रोमोसोम पे 7 नंबर के एक क्रोमोसोम पे 4 टाइम मिल रही है, और दूसरे पे 8 टाइम्स मिल रही है। तो ये 4 वाले क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस इसमें हो सकता है। एक ही तो क्रोमोसोम जाएगा, फादर एक ही तो कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला उसको उसकी मदर से मिल गया होगा, ये वाला इसने कंट्रीब्यूट किया है। अब इधर देखिए इसके पास जो बैंड बन रहा है, उस बैंड में क्रोमोसोम नंबर, ये जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 7 अंडर जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, अंडर डिस्कशन क्रोमोसोम नंबर 7 पे, एक पे 2 है और एक पे 3 है। इसने अगर इसको, ये इसका बेटा होता तो या तो 2 नंबर का बैंड गया हुआ था या 3 नंबर का, वो तो वहां है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया जेनेटिक मटेरियल, 2 या 3 वाला है ही नहीं। इसी तरह से आगे आइए, क्रोमोसोम नंबर 2 पे उस सीक्वेंस की अपीयरेंस एक क्रोमोसोम पे उस सीक्वेंस की अपीयरेंस क्रोमोसोम नंबर 2 पे, एक क्रोमोसोम पे क्रोमोसोम नंबर 2 के एक क्रोमोसोम पे 7 बार है, एक क्रोमोसोम पे 5 बार है। इसके पास देखिए क्या है, क्या ऑफर ये कर रहा, क्या दे सकता है। तो एक पे 7 बार है और एक पे 8 बार है। तो 7 बार वाला जो है क्रोमोसोम, इसने इसको इनहेरिटेंस में दिया है, इसका कंट्रीब्यूशन स्पर्म के थ्रू हुआ है। इधर आ जाइए, 7 और 5 इसके पास ऑफर करने को क्या है, 4 और 1। तो ये 4 और 1 ही ऑफर कर सकता, कहां मैच हो रहा, इसका मतलब है कि ये इसका फादर नहीं है। इस पे आ जाइए, 5 और 8 पे क्रोमोसोम नंबर 16 की जो उस पे मिल रहे हैं हमको 2 क्रोमोसोम, एक पे अपीयरेंस उसकी 5 टाइम्स है, एक पे अपीयरेंस उसकी 8 टाइम्स है। इसके पास जो ऑफर है देने को, एक जगह 5 एक जगह 3, तो 5 वाला। ये देखिए इससे क्या साबित हो रहा है, इससे साबित हो रहा है कि ये इसका फादर है। संजय इज द फादर ऑफ मनीष, नॉट द विजय इज द फादर ऑफ मनीष। ठीक, तो ये डिस्प्यूटेड पैटर्निटी के केस में जहां पे सवाल हो कि फादर मदर का, उस तरह से भी हम लोग देखते हैं कि ये जेनेटिक वेरिएशंस को देखते हुए, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को ध्यान में रखते हुए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बैंड बनाए गए हैं, उसकी सहायता से हम लोग इस तरह के केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं कि वो इसका फादर है कि नहीं, वो इसका सन है कि नहीं। ठीक है जी, कोई क्लियर ये बात? ओके, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फॉरेंसिक मेडिसिन में, उसके अलावा डिस्प्यूटेड पैटर्निटी में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका यूज किस में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप पूरा प्रोसीजर समझ गए, प्रिंसिपल समझ गए, कैसे करते हैं समझ गए, कैसे उसका एप्लीकेशन है और किन किन फील्ड में है। तो इसका एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इन फॉरेंसिक मेडिसिन क्राइम वगैरह में, रेप वगैरह में, मर्डर वगैरह में, बैंक रॉबरी वगैरह में फॉरेंसिक मेडिसिन में यूज है। डिस्प्यूटेड पैटर्निटी में यूज है, जहां पे ये आपस में डिस्प्यूट है कि भाई ये हमारा माता है, पिता है कि नहीं, ये मेरा बच्चा है कि नहीं। उसके अलावा इट इज आल्सो हैज बीन यूज्ड नाउअडेज एज अ वाइडर एप्लीकेशन, और इसका हम लोगों ने थोड़ा सा एप्लीकेशन यूज बढ़ाया है इन डिटरमिनिंग द पॉपुलेशन एंड जेनेटिक वेरिएशन, कि हम देखना चाहते हैं कि जीन्स के कितना वेरिएशन पॉपुलेशन में मिल रहा है।
तो इसके बाय मीन्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेंडिंग करके हम लोग वो भी कर सकते हैं, जान सकते हैं। करंटली मैनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज्ड। आज की तारीख में कई सारे प्रोब्स हैं। प्रोब क्या है भाई? अरे वही सीक्वेंस, हमारी जो सीक्वेंस हम देख रहे हैं पॉलीमॉर्फ, तो कोई एक सीक्वेंस हमने आपको जब भी पढ़ाया AATT CCGG पढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही सीक्वेंस कोई चल रही है। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कोई इस तरह की सीक्वेंस जिसका हम लोग रिपीटेटिव अकरेंस देख रहे हैं, इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस किसी का भी हम प्रोब बना सकते हैं। तो कई प्रोब आज की तारीख में बने हुए हैं या कई हम लोग यूज कर रहे हैं। करंटली मैनी प्रोब्स, डिफरेंट प्रोब्स आर बीइंग यूज्ड फॉर जेनेटिक मैप, आप कहिए जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कई तरह के प्रोब आज की तारीख में हम लोग डिफरेंट प्रोब्स यूज कर रहे हैं फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो दैट फिनिशेस विद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको क्लियर होगा। जो आपको बातें याद में रखनी है, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक तो मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट क्या है, बल्क जीनोमिक डीएनए क्या है, सैटेलाइट डीएनए क्या है, फर्दर उसकी कैटेगरी मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, किस आधार पे, 3 बेसिस हैं, ATCG, कौन सा बेस पेयर ज्यादा है, इस जो स्ट्रेच बन रहा है, जो सीक्वेंस है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, कितने न्यूक्लियोटाइड की है, और इसकी कितनी बार अकरेंस है। इन 3 बेसिस पे मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट हम लोग प्रोब डीएनए जो बनाते हैं उसमें कौन से को टारगेट करते हैं, मिनी सैटेलाइट को टारगेट करते हैं। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, उसको आपने याद रखना, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज द एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन present at a loci in a human population with a frequency greater than 0.01, that is DNA polymorphism। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में बोलें, जब कोई म्यूटेशन की अकरेंस ह्यूमन पॉपुलेशन में वाइड स्प्रेड हो जाता है, काफी होती है, तब उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत रूप मिलना, तो वैसे क्या है, एक वेरिएंट मिलता है, एक से ज्यादा वेरिएंट मिलने लगा, वो हो जाएगा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। एलेक्स जेफरी साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, डॉक्टर लालजी सिंह और वीके कश्यप को ध्यान में रखना है। इसके स्टेप ध्यान में रखने, सबसे पहले हम आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन के बाद डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन के बाद हम सेपरेशन ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर फ्रेगमेंट कर लेंगे बाय मींस ऑफ अप्लाइंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद हम उसका कर देंगे एल्कली से ट्रीटमेंट, सिंगल स्ट्रैंड में बदल जाएगा। उसके बाद हम उसको नाइट्रोसेलुलोज सेमी सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम उस पर पोर करेंगे, प्रोब एनीलिंग हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग चेक करेंगे बाय मींस ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में हम लोगों ने एक्सरे फिल्म को एक्सपोज किया और उसको डेवलप कर लिया। एक्सपोज के बाद उसका डेवलपमेंट किया, डेवलप किया तो आपको डिफरेंट साइज के बैंड दिखाई देंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो रिपीटिशन कितनी बार है। डिफरेंट साइज के बैंड दिखाई देंगे, उसको जब वो बैंड दिखाई दे रहे हैं वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो स्पेसिफिक है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए। यही बातें आपसे घुमा फिरा के पूछी जाती, यही बातें पूछी जाती है। लेकिन इसमें कई सारे टर्म ऐसे हैं, प्रोब क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है, जो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रोब क्या है, कोई भी टैग मॉलिक्यूल, टैग मॉलिक्यूल जो किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को टारगेट करता है वो प्रोब होता है। वो मॉलिक्यूल डीएनए का हो सकता है, आरएनए का हो सकता है, या हमारा कहिए प्रोटीन का। तो डीएनए आरएनए है, तो डीएनए के लिए जब हम लोग करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग, आरएनए के लिए करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अगर प्रोटीन की कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस को हमें टारगेट करना है तो वो कहलाती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न, अभी शायद मेरे मुंह से वेस्टर्न निकला शायद, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ध्यान दे लीजिएगा। इससे पहले मैंने शायद 5 मिनट पहले मेरे मुंह से शायद डीएनए के लिए वेस्टर्न ब्लॉट निकला है, देख लीजिएगा। अगर मतलब अब ये अगर निकला है तो गलत निकला। सदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ आरएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग हमारे प्रोटीन के लिए। ठीक है जी, तो ये फिनिशेस विद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, ना लगा हो डिसलाइक ना करना। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।